बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एफएलपी नंबर 1 क्वार्टर सिलेबस है। इसमें यूनिट 1 से 3 के दरमियान जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द स्टेटमेंट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप मींस द कैपेसिटी टू। ऑप्शंस हैं मैग्नीफाई द इमेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑर्गेनेल्स या डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स। सो रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली द डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स। तो हमारे पास आंसर जो है इसमें आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज सबसेलुलर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्फ फ्रैक्शनेशन, क्रोमेटोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी। तो याद रखिएगा सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो है ये हम लोग यूज करते हैं टू फ्रैक्शनेट या उसके जो सब सेलुलर पार्टिकल्स या ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वाइट इजी, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज द सेल्स डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शंस ऑफ कॉक बाय रॉबर्ट हुक वर एक्चुअली। ऑप्शंस हैं सेलुलोज, न्यूक्लियाई, सेल कोड या सेल वॉल। दे वर एक्चुअली सेल वॉल, इस वजह से उसको हनी कॉम्ब अपीयरेंस के साथ भी वो एसोसिएट करता है। नेक्स्ट वन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डिवाइडिंग एनिमल एंड प्लांट सेल लाइज इन। ऑप्शन ए है सेल प्लेट फॉर्मेशन, फिर है टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फिर है क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स और फिर है क्रोमोसोम्स मूवमेंट। तो आंसर आपने लगाना है सेल प्लेट फॉर्मेशन, दैट इज द ऑप्शन ए, जो कि मेन डिफरेंस होता है डिवाइडिंग सेल्स के दरमियान ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट वन इज एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए बट नो सेल वॉल इज। देख लेते हैं, वायरस तो इस कैटेगरी में नहीं आता ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकती। बैक्टीरियम, इसके पास सेल वॉल होती है, लिहाजा ये भी इसमें नहीं आएगा। माइकोप्लाज्मा, दैट इज द बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एंड दैट कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए एज वेल इन इट। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज माइकोप्लाज्मा। Next one is the nuclear equivalent of prokaryotic organism is known as nucleide and it has one true chromosome, sometimes has a nucleus, has a proper nuclear membrane, does not divide by proper mitosis। तो इनमें से ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट दैट इज जस्टिफाइंग, जो कि does not divide by proper mitosis। नेक्स्ट वन है which one of the following is common to both prokaryotes and eukaryotes। ऑप्शंस है हिस्टोन्स, नहीं, हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। फिर है जेनेटिक कोड, बिल्कुल जेनेटिक कोड जो है ये हमारे पास इन दोनों के लिए कॉमन होता है, और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो उसमें जेनेटिक कोड हम लोग कॉमन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल फ्लैजेला डू नॉट शो एटीपीएज एक्टिविटी इन 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। These are chemically. So bacterial flagella are chemically composed of flagellin protein. That is why ये 9+2 की रेशो जो है वो शो नहीं कर रहे होते, और आंसर हम लगाते हैं ऑप्शन सी। Next one is the fluidity of membranes in a plant in cold weather may be maintained by increasing. Options है proportion of integral proteins, बिल्कुल भी नहीं। Concentration of cholesterol in membrane, नहीं। Number of phospholipids with saturated hydrocarbon tail, अच्छा saturated आ गया, इस वजह से ये भी नहीं। फिर है number of phospholipids with unsaturated hydrocarbon tails, तो अगर unsaturated hydrocarbon tail है तो fluidity increase होगी। आंसर हम यहां पर लगाएंगे ऑप्शन डी। Next one is which one of the following components of the plasma membrane is involved in the enlargement of cell surface area। ऑप्शंस हैं cilia, microvilli, desmosomes या gap junctions। तो इनमें से microvilli जो है वो इस surface area को increase करवाते हैं, and the right answer is option B। Next one is how do membranes function as a locus of biochemical reactions। Membranes lipid catalyze important cellular reactions, membranes increase the activation energy for catalyst, membrane hold enzymes of sequential reactions in close proximity, and then membrane separate the reactants from the products enzymatic reaction। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे membrane के अंदर जो वो enzymes होते हैं, and these enzymes are basically responsible for the reactions occurring over there। Next one is the rate of diffusion of a specific substance through a plasma membrane is affected by all of the following except। ऑप्शन है टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट करती है, मोटिलिटी बढ़ती है, एंड इट अफेक्ट्स डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, साइज और मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसमें टेम्परेचर, स्टीपनेस और साइज और मास ये तीनों तो कर रहे होते हैं, बट अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी जो है ये इसमें एक्सेप्शन होगी, यही आंसर होगा। Next one is phagocytosis may be characterized by which of the following statements? It is a consecutive process. It involves the uptake of cellular debris in large endocytic vesicles। और स्टूडेंट्स यही ऑप्शन जो है वो इसको जस्टिफाई भी कर रही है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज मोस्ट अबंडेंट वाटर इन सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल वॉल इज। प्लांट सेल वॉल की बात कर रहा है, तो इसमें हमारे पास जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो है सेलुलोज। आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी, सेलुलोज। The murine found in bacterial cell wall is a derivative of, that is a derivative of sugar। Next one is which of the following stores calcium required for muscle contraction? Smooth endoplasmic reticulum, microtubules, mitochondria या contractile vacuoles। तो आंसर हम लगाएंगे SCR या smooth endoplasmic reticulum। Next one is a researcher made an interesting observation about a protein made by the rough endoplasmic reticulum and eventually used it build a plasma membrane. The protein in the membrane was actually slightly different from the protein made in her endoplasmic reticulum. The protein was probably changed in। So बहुत सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन ऑफ सेल की बात हो रही है, एंड द पोस्टमैन ऑफ सेल इज गोल्जी अपरेटस, जो कि ग्लाइकोसाइलेशन भी करवाता है, मतलब एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करवाना, वो इसका काम होता है। दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज एंजाइम फाउंड फंक्शनल
in lysosome is? ऑप्शंस हैं ligases, oxidoreductases, acid phosphatases, basic phosphatases. तो यहां पर acid phosphatases जो हैं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी. Next one is lysosomes are never involved in autophagy, autolysis, digestion of their host cell, synthesis of lysosomal enzymes. तो ये कभी भी synthesis of lysosomal enzymes के साथ involved नहीं होते. Next one is cytochrome oxidase are found in the lysosomes, on cristae of mitochondria, in the matrix of mitochondria, on outer wall of mitochondria. Cytochrome oxidase is basically found on the cristae of mitochondria. Next one is which of the following statement is not true with reference to mitochondria? They contain DNA. Of course, they contain DNA. They contain cristae. Of course, they contain cristae. They store and release chemical energy. That is why they are referred to as powerhouse of cell. They divide in synchrony with the cell cycle. That is wrong. And that is the right answer because mitochondria is not synchronized with the cell cycle division. याद रखिएगा. Next one is fat storing granules are. तो fat storing की बात करें तो यहाँ पर एओप्लास्ट जो है ये हमारे पास आंसर आएगा. एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के साथ डील कर रहे होते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन की स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is single layered with pores, double layered with pores, single layered without pores या double layered without pores. तो ये हमारे पास double layered with pores होती है. राइट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन लिपोजेनेसिस. बिल्कुल सही है. कार्बोहाइड्रेट्स आर लेस सॉल्युबल देन फैट्स. बिल्कुल फैट्स की निस्बत ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं. तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ग्लूकोज इन अ मोनोसेक्राइड तो इसमें भी नहीं होता. फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है लिहाजा इसमें भी नहीं होगा. गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है इसमें भी नहीं होगा. आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी. Next one is what makes fatty acid an acid? It does not dissolve in water. It contains only 2 oxygen atoms. It is capable of bonding with other molecules to form a fat. अच्छा ये तीनों ही फैटी एसिड के एसिड कैरेक्टर को शो नहीं करते. इट हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप दैट डोनेट्स अ हाइड्रोजन आयन टू अ सॉल्यूशन. और जब भी हम एसिड को डिफाइन करते हैं दैट मस्ट एसोसिएटेड विद द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन. सो दैट इज व्हाई राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन इज इन प्रोटोप्लाज्म फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ट्राइग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स या पॉलीसेक्राइड्स. सो फैट की जो स्टोरेज होती है ये न्यूट्रल लिपिड्स या ट्राइग्लिसरीड्स या ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में हो रही होती है. नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू द वन फाउंड बिटवीन. अच्छा अमाइनो एसिड हमारे पास मोनोमर्स हैं, प्रोटीन जो है ये पॉलीमर है. देख लेते हैं. थायमीन, यूरासिल बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं. इस वैसे ये तो नहीं होगा. न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं है. हाँ अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होता देन हम इसको जस्टिफाई कर सकते थे. फिर है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये भी नहीं है. फिर है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. Next one is non-essential amino acid is not needed in the diet, essential for growth, synthesized in the body, required for protein synthesis. तो non-essential जो है ये हमें डाइट के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होते बिकॉज हमारी बॉडी खुद इनको प्रिपेयर कर रही होती है. नेक्स्ट वन इज विच अमाइनो एसिड हैज एन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम? ऑफ कोर्स इसका आंसर है हमारे पास ग्लाइसिन. जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड इज बेस प्लस शुगर. यही हमारे पास न्यूक्लियोसाइड को जस्टिफाई करता है. जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है देन इट इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोसाइड. बट व्हेन वी ऐड दैट फॉस्फेट ग्रुप इन दिस न्यूक्लियोसाइड देन इट विल बी रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोटाइड. Next one is most of water's unique properties result from the fact that water molecules are very small, are extremely large, tend to stick together, tend to repel each other. तो याद रखिएगा most of the water's property are associated with hydrogen bonding. And hydrogen bonding क्या करती है कि दो water molecules को एक दूसरे के साथ cling या attach करके रखती है. तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी that is tend to stick together. Next one is starch and glycogen are both polymers of. स्टार्च ग्लाइकोजन दोनों ही स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हम लोगों ने पढ़ा था दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज. Next one is the basic unit of chitin is. So chitin is a material which is found in the cell wall of fungi, which is found in the exoskeleton of insects. So chitin is also the second most abundant polysaccharide, and that is composed of N-acetylglucosamine monomer. तो हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी. Next one is formation of a protein is a type of hydration analysis, dehydration या hydration या dehydration. तो formation of protein जो है ये हमारे पास dehydration synthesis होगी. ऑप्शन डी हमारे पास सही होगा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स मॉलिक्यूल्स इन अ करेक्ट ऑर्डर बाय साइज. तो सबसे बड़ा जो है ये हमारे पास होता है प्रोटीन, फिर सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड है, फिर ग्लूकोज जो कि मोनोसेक्राइड है और फिर आ जाएगा वाटर. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड टाइप्स. एंड लास्ट पे आ गया एक्सेप्ट. पेप्टाइड बॉन्ड्स बिल्कुल कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कर रहे होते हैं और हमने पढ़ा था जो सबसे डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड ही दे रहा होता है. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं. अच्छा ऑप्शन डी है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स. तो ये नहीं आएगा. ऑप्शन लगाएंगे हम डी. नेक्स्ट वन इज primary structure of protein is an alpha helix in the most proteins, is determined by its secondary structure, is determined by hydrogen bond that link amino acids to each other, is the unique sequence of amino acids that are linked by peptide bonds. तो primary structure हमारे पास unique sequence होता है जिसके थ्रू amino acids एक दूसरे के साथ attached होते हैं via the peptide bond. ठीक हो गया. और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल रहे होते हैं. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन
इन द ह्यूमन बॉडी इज मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन या हीमोग्लोबिन। सो क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स? बिल्कुल, कोलेजन जो है ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड दैट इज कनेक्टिव प्रोटीन, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन भी हम इसको बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर नॉन टू हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? प्रोटीन्स एंड आरएनए, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास रिएक्टिव प्रॉपर्टीज, और ये होती हैं प्रोटीन्स और आरएनए में। प्रोटीन्स में मेनली एंजाइम्स और आरएनए राइबोजाइम्स पढ़ा होगा हमने, जो कि आरएनए इन नेचर होते हैं। Next one is the carbon atoms of pentose sugar involved in phosphodiester bond formation in DNA and RNA are, तो ये हमारे पास C3 और C5 होता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज enzymes differ from inorganic catalyst in, अच्छा, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंट कैसे हैं? हैविंग अ हायर डिफ्यूजन रेट, वर्किंग एट हाई टेंपरेचर, बीइंग प्रोटीनिशियस इन नेचर या नॉट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन। सो ये डिफरेंट इस वजह से हैं बिकॉज दे आर प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीनिशियस होना इनऑर्गेनिक से ही डिफरेंशिएट कर देता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम? जिंक, लाइपेज, लाइसिन या ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन, दैट इज अ विटामिन, और आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच्ड टू, तो जब भी नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके साथ अटैच होता है तो हम इसको एपो एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज inactive zymogens are precursors of all of the following gastrointestinal enzymes except, ऑप्शन है पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लियेज या ट्रिप्सिन, तो आंसर हम लगाएंगे राइबोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट वन इज enzyme inhibition caused by a product of enzyme catalyzed reaction is, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन इसको जस्टिफाई कर रहा है, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, क्या होना चाहिए? बिल्कुल बहुत इजी सा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट इज मोस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स, सो कैरोटिनॉइड्स हमारे पास ब्लू वायलेट रेंज के अंदर होते हैं, आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स प्रोटॉन इनटू, ऑप्शंस हैं स्ट्रोमा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, थाइलाकॉइड सैक या ल्यूमेन ऑफ क्रिस्टे, तो आंसर हम लगाएंगे थाइलाकॉइड सैक। नेक्स्ट वन इज इट इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्वड इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो प्लास्टोक्यूनिन, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनमें से हमारे पास फेरिडॉक्सिन जो है ये दोनों रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल डैश इज द प्रोडक्ट, जी स्टूडेंट्स क्या प्रोडक्ट होती है? इसमें ट्राइओस शुगर होती है जो कि प्रोडक्ट के तौर पर बाहर आती है। नेक्स्ट वन इज द फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग व्हिच कोएंजाइम Q इज रिड्यूस्ड बाय NADH इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो सिंथेसिस ऑफ ATP प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के लिए फोटो की टर्म हम लोग यूज करते हैं, और ATP फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन होता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फाइनल एक्सेप्टर हमारे पास NADP+ या पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज 6 phosphate। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज इन वन टर्न द Krebs cycle produces 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH2 and dash molecules of NADH, तो NADH के Krebs cycle के दौरान 3 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन B3। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम 1 इज साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6 या फेरिडॉक्सिन, तो आंसर हम लगाएंगे यहां पर प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन बी सही होगी। नेक्स्ट वन इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इज एन आइसोमर ऑफ, किसका आइसोमर है? हमने पढ़ा था फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का, तो ये 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर होती है, जबकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन वाली कीटो शुगर होती है। Next one is the first step in photosynthesis is joining of 3 C atoms to form glucose, formation of ATP, ionization of water, excitement of an electron और chlorophyll A by a photon of light। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये इसको जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट वन इज राइबोसोमल DNA या rDNA is associated with nuclear membrane, peripheral granular area of nucleolus या nucleoplasm या central fibrillary area of nucleolus। तो राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल DNA ये हमारे पास सेंट्रल फिब्रिलर एरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रियन इज एक्चुअली आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या क्रिस्टे, तो ये हमारे पास इनर कंपार्टमेंट होता है। लाइक अगर आप इसको देखें सो ये हमारे पास आ गया ये दैट इज नॉन एज मैट्रिक्स, और ये इनर कंपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सिस्टरने इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्वाइट इजी, ये हमारे पास लिपोप्रोटीन जो है इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज the reduction of the contact area between water and hydrophobic substances which are placed in water is termed as, तो स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट वन इज इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स x and y are the whole numbers which are same in, तो सेम किस में होंगे? आप देखें ना तो स्टार्च में सेम हो सकते हैं, ना सुक्रोज में, ना माल्टोज में। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये इसको जस्टिफाई करता है, C6H12O6, आंसर आएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, एट लो टेम्परेचर एंजाइम्स आर डिग्रेडेड, इनएक्टिवेटेड, डीनेचर्ड या हाईली इफेक्टिव। सो टेम्परेचर कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बहुत कम होगी और इतनी कम होती जाएगी कि एंजाइम्स बिकम इनएक्टिवेटेड। Next one is, both glucose and appropriate enzymes are necessary for the process of glycolysis to begin. Which additional compound must also be present? Acetyl coenzyme में ATP, pyruvate या reduced NAD। तो इन चारों में से हमारे पास ATP का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोगों ने फॉस्फोराइलेशन के साथ भी एसोसिएट किया था। नेक्स्ट वन इज, what changes occur when the electron transfer system in animals is inhibited? lactate concentration, oxygen consumption और Krebs cycle activity को डील कर रहा है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को इनहिबिट कर दिया, तो याद रखिएगा यहाँ पे lactate concentration इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज और Krebs cycle भी डिक्रीज। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन जो है दैट कम्स टू एन एंड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनएमडी कैट अर्लियर प्रेप डिस्कशन, जिसमें हम फर्स्ट क्वार्टर यानी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, मोलर मास ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन बाय। कि मोलर मास के लिए आपने फार्मूला बताना है। आपको जैसे पता है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो पीवी इज इक्वल टू आ जाएगा मैस ओवर मोलर मास इंटू आ जाएगा RT। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मोलर मास को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोलर मास विल बी इक्वल टू MRT ओवर आ जाएगा PV। तो यानी हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा MRT ओवर PV, तो आंसर वुड बी बीटा। बीटा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सॉलिड मेल्ट स्लाइटली अबव 273 केल्विन। 273 केल्विन इज बेसिकली अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज वेरी लो टेम्परेचर। तो यानी यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। तो इसका आंसर आयोनिक सॉलिड भी नहीं हो सकता, इसका आंसर कोवलेंट सॉलिड भी नहीं हो सकता, इसका आंसर मेटालिक सॉलिड भी नहीं हो सकता। तो पहली लाइन फेवर करी है कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। अगली बात में कहते हैं इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी फैसिलिटेट कर रहा है किसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड को, कि ना सिर्फ इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये पुअर कंडक्टर भी है। तो इसी वजह से इसका सही जवाब होगा चार्ली, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ आयंस पेयर पर यूनिट NaCl। तो आयन पेयर की बात कर रहा है, आयन पेयर मींस फार्मूला यूनिट पूछ रहा है। तो यहां पर देखें, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक यूनिट सेल हो तो उसमें तकरीबन हमारे पास होते हैं 4 यूनिट सेल ऑफ NaCl। तो ये बात याद रखिएगा, इसका हमारे पास सही आंसर होगा 4। अब अगर आपसे पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन, उसका आंसर भी 4 होना था। टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन यूनिट सेल, उसका आंसर भी 4 होना था। और अगर सवाल पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ आयंस यानी सारे आयंस पूछे जाते तो इसका आंसर 8 होता। तो इधर आंसर बीटा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीलियम मॉलिक्यूल इज 2 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 25 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज। अब यहां पर देखें उसने 25 टेम्परेचर लिया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ना मैस, ना वॉल्यूम, ना किसी कुछ और। तो यहां पर देखिए अगर टेम्परेचर सेम है तो इट क्लियरली मींस कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन का आंसर जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, आंसर वुड बी चार्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने बताना है। अब आप यहां पर देखिए आपके पास 3 है, पहला ईथर आ जाता है, दूसरा आपके पास अल्कोहल आ जाता है और अल्कोहल के बाद हमारे पास तीसरा जो है वो वाटर है। तो अब यहां पर देखें तो जो ईथर है उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होंगी, क्योंकि वो नॉन पोलर है, और लंदन फोर्सेज होंगी जो कि एक वीक आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। अब अल्कोहल और वाटर में जो वाटर है उसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उसमें पोलैरिटी अल्कोहल से ज्यादा है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा चार्ली की ईथर में चूंकि फोर्स वीक है तो उसमें सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फिर अल्कोहल में, एंड देन वाटर, बिकॉज वाटर इज एक्चुअली वी कैन से मोर पोलर, वो ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है 74। कहते हैं गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। अच्छा, उसने बताया कि गैसेस जो है वो नॉन आइडियल हो जाती हैं हाई प्रेशर पे। उसकी वजह ये है कि हाई प्रेशर मींस लो वॉल्यूम, और जब लो वॉल्यूम होगा तो इट मींस देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। एल्फा कहता है एट हायर प्रेशर कोलिजन बिटवीन बिकम्स इनॉर्मस। ये बात कुछ हद तक ठीक है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन आइडियलिटी की। एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स नेग्लिजिबल, ये बात हम नहीं कह सकते। इसी तरह अगर डेल्टा ऑप्शन देखो, कहता है एट गिवन प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिकम सिग्निफिकेंट। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लो वॉल्यूम होता है, स्पेसेस कम हो जाती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब एग्जिस्ट करती है जब पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन अटैच हो नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। इन तीनों में कहीं पे भी आपको आयोडीन नजर नहीं आ रहा, तो आयोडीन में यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में, चूंकि आयोडीन नहीं है, इन आप कह सकते हैं उसमें ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका आंसर अल्फा है। बाकी सब में बेसिकली बीटा ऑप्शन देखें ऑक्सीजन है, चार्ली ऑप्शन में नाइट्रोजन है, डेल्टा में वाटर है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस विल बी ट्वाइस देन इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्रीज। अच्छा, आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली 273 केल्विन, और यहाँ पर वॉल्यूम V है। अब वो बेसिकली कह रहा है कि आपने किसी तरह से वॉल्यूम को डबल करना है। किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल होगा? वॉल्यूम डबल तब होगा जब मैं इसको टेम्परेचर को डबल करके 546 केल्विन कर दूं। तो 546 केल्विन पे टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको अब देखें टेम्परेचर को डबल किया है, तो 546 केल्विन कितने डिग्रीज के इक्वल है? तो दैट इज एक्चुअली 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी वजह से इसका आंसर जो है वो चार्ली होगा। इट्स बेटर कि अगर चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन आ जाए आप उनको केल्विन में सॉल्व करें, क्योंकि चार्ल्स लॉ इज ओबेड इन केल्विन स्केल। उसके बाद केल्विन
में आंसर निकाल के बाद में मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर 4 लिया होगा। 77 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनमें एग्जिस्ट करती है, कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। ये बात ठीक है कि अगर हम बात करना चाहेंगे हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिनमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और इनको अटैच होना चाहिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपको पता है लोन पेयर्स भी होते हैं, जैसे फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन पे 2 हैं और नाइट्रोजन पे 1 है, तो इसी वजह से इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 एट हाई टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस फॉल्स ड्यू टू, आपको पता है D इक्वल टू PM/RT है, तो डेंसिटी और जो हमारे पास आप कह सकते हैं टेम्परेचर है उसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप कह सकते हैं डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये बात गलत है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो इसका आंसर बीटा ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से एक्सपैंड करेगी और इसी वजह से आप कह सकते हैं डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। 79 देखते हैं करेक्ट रिलेशनशिप दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट CRMS। CRMS का रिलेशन है तो वो हमारे पास मोस्टली 3RT/m होता है, तो ये बात आपने याद रखना, ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन है डैश शोज द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्रीज। याद रखिएगा वेपर प्रेशर और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जिसको मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देता हूं उसका इनवर्स रिलेशन है। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा। अब इन चारों में जो ग्लाइसेरोल है इसमें आप कह सकते हैं ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो लोएस्ट होगा, तो आंसर डेल्टा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 अ सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब इज वोलेटाइल। वोलेटाइल की बात कर रहा है, आपको जवाब इधर से ही पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वही वोलेटाइल होते हैं, तो यानी वोलेटाइल मेरे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नॉन कंडक्टर भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो यानी ये बात कर रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड 2 तरह के होते हैं, उनमें जो पोलर में डिसॉल्व होता है उसको हम कहते हैं दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसी वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर की का नाम नहीं है तो सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाएगा, तो चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला है 82 एट 100 डिग्रीज अ गैस हैज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम एट STP। STP होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है यहाँ पे 1 atm। तो यानी यहाँ पर टेम्परेचर कम किया है, तो टेम्परेचर कम करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम होगा और लेस देन 10 जो है इसका आंसर होगा, चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी प्रेशर हमने कितने टाइम बढ़ाया 3 टाइम्स, देन इट्स वॉल्यूम बिकम। आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर अगर बढ़ाया 3 टाइम्स तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो V/3 इसका आंसर आएगा कि वॉल्यूम 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं 84 एट सम कांस्टेंट प्रेशर V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम्स ऑफ अ गिवन mass of a gas at a temperature 300 and 327 Kelvin respectively, the ratio of V1 over V2। आपको पता है अकॉर्डिंग टू वी कैन से चार्ल्स लॉ V1 over T1 will be equal to V2 over T2, ये आपको पता है उसका कंपैरेटिव रिलेशन होता है। अब अगर आप सिमिलर टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं यानी V1 over V2 कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी T1 over T2। अब यहाँ पर देखें T1 हमारे पास है 300 और T2 है 327, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100, नीचे आ जाएगा 109, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 over 109 यानी डेल्टा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 by Charles law there will be a change in the volume of a given mass of a gas by 1/273 of its original volume at 0 if the temperature of a gas is increased through 1 degree centigrade। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, तो इसका आंसर बीटा होगा। अगला क्वेश्चन है 86 द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू द ओनली डायपोल फोर्सेस, यानी आपको कहा जा रहा है क्रिस्टल्स जो कि डायपोल फोर्सेस की वजह से बने, आयोनिक क्रिस्टल बनते हैं आयोनिक बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट क्रिस्टल बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, और मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटालिक सॉलिड के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनमें होती है डायपोल फोर्सेस, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बीटा, बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल H2S इज गैस बिकॉज, इसकी रीजन बड़ी सिंपल है। देखिए वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि H2S नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेल्टा के वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है लेकिन H2S नहीं कर सकता। 88 देखते हैं वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय, वेपर प्रेशर 3 चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे और तीसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, विल बी नॉट अफेक्टेड। 89 देखते हैं आयोनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट बिकॉज, देखिएगा आयोनिक सॉलिड सॉलिडिफाइड फॉर्म में उसमें कोई भी आयंस नहीं होते और हम बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है, तो आयोनिक सॉलिड में देयर इज नो फ्री आयंस, तो जब आयंस है ही नहीं, आयंस मोशन शो ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो कंडक्टर नहीं होते, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आयंस डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन, वो बड़े टाइटली पैक्ड है, तो इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आयोनिक सॉलिड मॉडरेट वेपर प्रेशर नहीं होता, हाई वेपर प्रेशर होता है, गुड कंडक्टिविटी, सॉलिड
बॉन्ड की वजह से कोवलेंट क्रिस्टल बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, और मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटालिक सॉलिड के रिस्पांसिबल है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनमें होती है डायपोल फोर्सेस, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बीटा, बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर व्हाइल H2S इज गैस बिकॉज़। इसकी रीजन बड़ी सिंपल है, देखिए वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि H2S नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेल्टा, कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है लेकिन H2S नहीं कर सकता। 88 देखते हैं, वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय, वेपर प्रेशर तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे, और तीसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, विल बी नॉट अफेक्टेड। 89 देखते हैं, आयोनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल करंट बिकॉज़। देखिएगा आयोनिक सॉलिड सॉलिडिफाइड फॉर्म में उसमें कोई भी आयंस नहीं होते, और हम बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है। तो आयोनिक सॉलिड में देयर इज नो फ्री आयंस, तो जब आयंस है ही नहीं, आयंस मोशन शो ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो कंडक्टर नहीं होते, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आयंस डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन, वो बड़े टाइटली पैक्ड है, तो इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आयोनिक सॉलिड मॉडरेट वेपर प्रेशर नहीं होता, हाई वेपर प्रेशर होता है, गुड कंडक्टिविटी, सॉलिड फॉर्म में वो इंसुलेटर होते हैं, हाई वेपर प्रेशर नहीं होता, लो वेपर प्रेशर होता है, तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ये इसका सही आंसर है। देखिए आयोनिक सॉलिड में आयंस हैं, तो आयंस कैन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, तो इसी वजह से इसका आंसर डेल्टा आ जाएगा। 91 पे चलते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें सेम एनर्जी हो, जैसे वो बात करना चाह रहे हैं 2px की, 2py की और 2pz, ये तीन p ऑर्बिटल हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है, तो आंसर इसका आ जाएगा अल्फा। 92 देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द अवेलेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बिफोर पेयरिंग इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू। इस रूल को हम हुंस रूल कहते हैं, ये हुंस रूल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन बेहतर है कि वो पेयर अप ना करें, वो अनपेयर रहें। यानी अगर फर्स्ट कर ले हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मैं पेयर अप नहीं करूंगा, मैं उनको क्या रखूंगा, अनपेयर रखूंगा, तो ये बात याद रखिएगा, ये हुंस रूल की स्टेटमेंट है। अगला हमारे पास 93 है, n2 इज जनरली यूज्ड, ठीक है, टू कैलकुलेट द मैक्स टू डिटरमिन द मैक्सिमम। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये n2 बेसिकली n स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो n स्क्वायर से हम निकालते होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसमें निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं इन शेल। तो अगर शेल में ऑर्बिटल निकालने हो तो n स्क्वायर आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो हमारे पास आ जाएगा वो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर के जरिए से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसमें, शेल में। 94 है, व्हिच ऑर्बिटल इज बिगेस्ट इन साइज एंड बिगेस्ट इन एनर्जी। याद रखिएगा बिगेस्ट साइज और बिगेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वैल्यू ऑफ n के, जिसकी वैल्यू ऑफ n ज्यादा होगी उसका साइज भी बिगेस्ट होगा, उसकी एनर्जी भी बिगेस्ट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर डेल्टा आ जाएगा। जो 5px है उसमें देखिए n की वैल्यू 5 है, सबसे ज्यादा है, तो उसी की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग s इज इक्वल टू +1/2 इन 4d सबशेल। देखिए 4d सबशेल है, 4d सबशेल में होते हैं कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स एक स्पिन के होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके लिए s की वैल्यू +1/2 होगी, और जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन के होंगे, उसके लिए s की वैल्यू -1/2 होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आंसर विल बी चार्ली। 96 है, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ। तो इसमें दो एक्चुअली पॉइंट्स हैं, लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के स्टेटमेंट है, उसके लिहाज से हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी ओबेड। 97 which of the following is molecule as well as compound। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ये एक फार्मूला यूनिट है, O3 एलिमेंट है, हमारे पास S8 जो है वो आप कह सकते हैं वो भी एलिमेंट है। तो देखिएगा कंपाउंड बेसिकली वो होता है जिसमें एक से ज्यादा तरह के आप कह सकते हैं एटम्स मौजूद हों। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में ये होगा C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज है ये बेसिकली मॉलिक्यूल भी है, और मॉलिक्यूल के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड भी है, तो यस इट इज एक्चुअली अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये बात याद रखना है आपने। 98 है, द शेप ऑफ आयोनिक सॉलिड इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेडियस रेशियो, पुअर कंडक्टिविटी, ऑल ऑफ दीस। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीस, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैटर करेगी, कि अगर क्लोज पैकिंग है तो उसमें डिफरेंस होगा, लूजली पैक्ड है तो भी डिफरेंट होंगे, रेडियस रेशियो भी अफेक्ट होगी। आपको पता है रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन, अगर ये रेशियो आप वेरिएट करेंगे तो उनकी शेप भी चेंज हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी मैटर करेगी, तो याद रखिएगा आंसर होगा ऑल ऑफ दीस। Which shape is associated with the subshell designated with n is equal to 2 and l is equal to 1? n is equal to 2 है, it clearly telling us ये सेकंड शेल से है। अब देखें l is equal to 1 है, l is equal to 1 शो होता है किसके लिए, p के लिए, तो जो हमारे पास p शेल होता है आपको पता होना चाहिए, अगर l 0 हो तो s होता है, 1 हो तो p होता है, 2 हो तो d होता है। अब यहाँ पर 1 है तो मींस p, तो p की जो शेप हमारे पास है दैट विल बी डबल शेल, वो डबल शेप होगी, तो आंसर इन दैट केस विल बी बीटा, बीटा हमारे पास यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स वैल्यूज व्हिच इज नॉट पॉसिबल। l की वैल्यू कभी भी n से आप कह सकते हैं ग्रेटर नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी आप कह सकते हैं l के इक्वल नहीं हो सकती, इसी तरह जो m है उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन l नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि l हमेशा स्मॉलर होगा n से, इक्वल भी नहीं हो सकता, और याद रखिएगा जो m है वो कभी भी l से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें तो m की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, m की वैल्यू या तो इक्वल होगी या उससे स्मॉल होगी, तो रखिएगा जो m है वो कभी भी l से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें तो m की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, m की वैल्यू या तो इक्वल होगी या उससे स्मॉल होगी, तो इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज बीटा, बीटा हमारे पास जवाब होगा। अगला 101 है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी तब होगी जब n प्लस l वैल्यू सबसे ज्यादा, ये हमारे पास वैल्यू है n की और ये वैल्यूज हमारे पास है l की। अब यहाँ पर देखें इन दोनों का सम करते हैं, 3 + 2 ये n + l है, ये ऊपर से थोड़ा सा हम 3 + 2 में क्या आ जाएगा, दैट विल बी 5, ये हमारे पास 4 + 2 n + 2 का सम है, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये 4 + 1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी उसकी होगी जिसकी वैल्यू हाईएस्ट n + l की हो, तो हाईएस्ट n + l जो हमारे पास है वो आप कह सकते हैं 6 है, तो 6 किस में है, दैट इज इन द केस ऑफ बीटा, तो बीटा वुड बी द राइट आंसर। ये हमारे पास हमने इन वैल्यूज को नहीं देखना क्योंकि m की वैल्यू है, इनका एनर्जी से कोई कंसर्न नहीं है, ये भी नहीं देखनी क्योंकि s की वैल्यूज है, इनका भी एनर्जी से कोई कंसर्न नहीं है, तो हमने जस्ट n की वैल्यू जो कि ये हमारे पास है और l की वैल्यू देखनी थी जो ये थी। अगला क्वेश्चन है MCQ नंबर 102, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 66 और 30 विल बी। तो याद रखिएगा हमारे पास न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास है 66, एटॉमिक नंबर है 30, तो दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 36 विल बी द राइट आंसर, 40 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103, व्हिच एटम हैज एज मेनी s इलेक्ट्रॉन एज p, यानी उसमें पूछा है कि इसमें s और p इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो सेम है। सपोज करें मैं मैग्नीशियम बना लेता हूं तो
2p6 आ जाएगा और 3s2। अब यहाँ पर पहले s के काउंट करें तो 2 यहाँ पर है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो s के 6 हैं और इसमें p के भी याद रखिएगा 6 है, तो हमारा आंसर मैग्नीशियम होगा क्योंकि उसमें s और p दोनों की जो तादाद है वो 6 ईच है, तो इसलिए आंसर होगा चार्ली। अगला 104 है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद वाटर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद वाटर, तो वाटर के बारे में बात करते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वाटर में 10 है, अब हमने 10 वाले देखने, ये तो बिल्कुल भी 10 नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें, ये 2 और 2 4, 4 और 6, हमारे पास 10 11 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन देखो, 2s में है 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये नियॉन की कॉन्फिगरेशन उसने दी हुई है। तो यहाँ पर देखें तो इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, दैट इज चार्ली। चार्ली विल बी द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। मोर प्रोटॉन्स है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो हम उसको कैटाइन कहते हैं, तो मोर प्रोटॉन तभी पॉसिबल है जब ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, कैटाइन्स पे, तो इसका आंसर अल्फा आ जाएगा। 106 है फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम विल हैव द फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर। बेरिलियम की मैं कॉन्फिगरेशन लिख देता हूं, दैट इज 1s2 और साथ में यहां पे ये 2s है, और 2s में ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपको मैंने यहां पे शो करवा दिए। आपने इस इलेक्ट्रॉन का बताना है। पहले आप जरा बताइए 2s है तो इसमें n की वैल्यू जो है वो कौन सा है, 2 होगी क्योंकि सेकंड शेल से बिलोंग करता है। अब अगर s है 2s है तो s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, ये बात भी याद रखिएगा। अब अगर l की वैल्यू 0 हो तो हमें पता है m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होगा, तो +1/2 ये सेकंड है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में इसका जो s की वैल्यू है वो क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन और -1/2, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो चार्ली होगा कि 2 0 0 और -1/2 इसका आंसर होगा। चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू नंबर 107 द ऑर्बिटल डायग्राम इन व्हिच हुंस रूल इज ओबेड। हुंस रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को अनपेयर रखना है अगर वैकेंसी अवेलेबल है। यहां पर ये वैकेंसी अवेलेबल थी, इन्हें अनपेयर रखना चाहिए था, तो यहां ओबे नहीं हुआ। अब यहां पर भी देखें, यहां पर उसने बेसिकली, तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर ये जो है ये वैसे ही उन्होंने एनर्जी पहले लो एनर्जी वाले फिल होने चाहिए थे, तो ये वैसे गलत है। तो यहां पर देखते हैं तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बीटा में देखें पहले लो एनर्जी वाला फिल हुआ, फिर आगे वैकेंसी अवेलेबल थी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में भेज दिया, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारे पास बीटा है। अगला 108 है एन एटम हैज नेट चार्ज -2 यानी एनाइन है, इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स, इट्स मास नंबर। तो मास नंबर के बारे में बात करें, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा ये m हमारे पास कोई भी स्पीशीज है, मैं उसे x कहता हूं, उसके ऊपर उसने कहा -2 चार्ज है। अब यहां पे देखिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 में से 2 बाहर से हैं, तो उसके अपने प्रोटॉन कितने हुए, उसके अपने प्रोटॉन, उसके अपने जो इलेक्ट्रॉन पहले देख लेते हैं। यहां पर टोटल 18 है, 18 में से 2 बाहर से हैं, तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, दैट इज एक्चुअली 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है न्यूट्रल स्पीशीज यहां अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, तो अगर उसके अपने 16 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 16 होंगे। न्यूट्रॉन कितने उसने बताए हुए हैं, 16 बताए हुए, तो इन दोनों को सम कर लेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 32, तो इसमें 32 आप कह सकते हैं इसका जो है वो मास नंबर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है Z, दैट इज प्रोटॉन और वी कैन से इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, के न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एटम नहीं था, -2 चार्ज था, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से है, उनको मैंने निकाल लिया, तो बाकी बचे 16 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, इतने ही प्रोटॉन होंगे, तो ये बात याद रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 109 है व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। याद रखिएगा नॉर्मली जो सेम ग्रुप मेंबर होते हैं या सेम ग्रुप के होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, तो सोडियम और क्लोरीन सेम ग्रुप के नहीं है, कैल्शियम और क्रोमियम सेम ग्रुप के नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे के सारे ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं, तो ये हैलोजेंस हैं, तो ये सेम ग्रुप के होंगे, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी, तो इसी वजह से इसका आंसर अल्फा होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 110 है देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन डिटरमिनिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप 1 है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, दूसरा है डिटरमिनिंग द एटॉमिक रेशियो और तीसरा है डिटरमिनिंग द परसेंटेज कंपोजिशन। उसने करेक्ट सीक्वेंस पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। जैसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हम निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज यहां पे मेंशन की गई है स्टेप नंबर 3 में, तो पहले होगा स्टेप नंबर 3। परसेंटेज के बाद आपको पता है हम निकालते हैं ग्राम एटम्स, ठीक है, ग्राम एटम्स से मुराद नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो ग्राम एटम्स कहां पर निकाला गया, पहला है तो पहले तीसरा यानी स्टेप होगा, फिर उसके बाद पहला स्टेप होगा, उसके बाद हम जब ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं तो ग्राम एटम्स हम बनाते हैं क्या भाई, हम बनाते हैं देन मोल्स रेशियो, ठीक है, तो देन देयर विल बी द सेकंड स्टेप, वो सेकंड स्टेप होगा, तो ये हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस होगा, पहले तीसरा स्टेप फिर पहला स्टेप और फिर दूसरा, तो डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 है एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा होगा। एलिमेंट हमेशा जैसे इसकी मिसाल ले ले S8 है, जैसे हमारे पास P4 है, तो अगर एक तरह के एटम मौजूद हो हम उनको एलिमेंट कहते हैं, तो आंसर अल्फा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल ऑफ सुक्रोज में आपने एटम्स निकालने हैं, तो याद रखिएगा एटम्स निकालने का फार्मूला आपको बताया गया होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी होता है, ठीक है। अब यहां पर देखें नंबर ऑफ मोल्स तो उसने 1 दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। अब यहां पे इनकी एटॉमिसिटी देखें तो 12 और 22 आ गया हमारे पास, 34 और 11 हो गया 45, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो आंसर बीटा हो जाएगा। 113 देखते हैं इफ वी आर गिवन विद द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। आपने पढ़ा है क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, उसमें नॉर्मली हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज का। अब यहां पर मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन निकालना है, तो ये मास और वॉल्यूम रिलेशन है, तो आंसर इसका चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कहते हैं स्टडी द फॉलोइंग टेबल, कंपाउंड है CO2 NO2 H2O2 और SO2 का मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मास ऑफ कंपाउंड गिवन है। सवाल है which two compounds have least mass of oxygen, तो यहां पर याद रखिएगा आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो लीस्ट मास होगा वो आमतौर पर उसमें होगा जिसमें लोएस्ट मोल्स होंगे, तो ऐसा कंपाउंड जिनमें लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें आप कह सकते हैं उनका जो जनरली आप कह सकते हैं उसमें जो मास होगा ऑक्सीजन का वो सबसे कम होगा। यहां पर देखते हैं तो 11/44 आ जाएगा, तो हाँ आप कह सकते हैं 1/4 आ जाएगा, 1/4 मोल्स होंगे। N2O2 में 23/46 आ जाएगा, यहाँ पर होंगे हाफ मोल्स। 17/34 होगा H2O2 में, ये भी होंगे हाफ, और SO2 में हमारे पास 16/64 होगा, ये भी यहाँ पर देखें 1/4। तो लोएस्ट मोल्स देखें 1/4 हैं, वो SO2 के केस में भी हैं और CO2 के केस में भी हैं, तो इनमें चूंकि लोएस्ट मोल्स हैं तो इसी वजह से इनका मास भी इनमें ऑक्सीजन का लीस्ट होगा, तो इसका आंसर होगा 1/4। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 115 है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन द वाटर प्रोड्यूस विल बी डैश मोल्स। पहले इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखें अगर मैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ, अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बनते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर,
और जो 4 मोल होंगे हाइड्रोजन के, इट्स ऑब्वियस कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे वाटर। तो यानी एज कंपेयर टू अगर हाइड्रोजन देखते हैं तो आपके पास 4 मोल्स ऑफ वाटर बनने चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन के लिहाज से देखते हैं तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो इससे बनते हैं कितने मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर आप वाटर के लिहाज से देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बना रहा है 4 मोल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन बना रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो दोनों में से लीस्ट प्रोडक्ट बन रहा है इन द केस ऑफ वी कैन से ऑक्सीजन। तो ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट प्रोडक्ट बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को वही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ऑक्सीजन ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, तो रिजल्टेंट होगा 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा चार्ली 2 मोल्स ऑफ वाटर। 4 मोल्स ऑफ वाटर विल नॉट बी एन आंसर बिकॉज़ वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 116 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन। आपने मोल्स निकालने, मोल्स निकालने का सादा सा तरीका है मास ओवर मोलर मास। तो इन द केस ऑफ वी कैन से ऑक्सीजन, तो ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट प्रोडक्ट बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को वही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ऑक्सीजन ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, तो रिजल्टेंट होगा 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा चार्ली 2 मोल्स ऑफ वाटर। 4 मोल्स ऑफ वाटर विल नॉट बी एन आंसर बिकॉज़ वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 116 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन। आपने मोल्स निकालने, मोल्स निकालने का सादा सा तरीका है मास ओवर मोलर मास। तो पास 10 मोल्स है, इस डबल यानी आपने देखना है इसके तरीका है मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए मास हमारे पास 120 है, 120 ओवर 12 करते हैं तो हमारे पास 10 मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास 10 मोल्स हैं, इस डबल यानी आपने देखना है इसके अलावा 10 मोल्स कहाँ पर आंसर आता है। इस डबल दैट ऑफ 80 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ हीलियम बेसिकली 20 मोल्स हैं, डबल करेंगे 40 तो 40 और 10 सेम नहीं है। इस हाफ ऑफ दैट ऑफ 80 ग्राम ऑफ हीलियम, 80 ग्राम अगर लेते हो तो 80 ओवर 4 आ जाएगा मास ओवर मोलर मास, तो 20 आ जाएंगे मोल्स। उसने कहा इसका हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो 10। तो यहाँ पर ये तो इस हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वल ऑफ 80 ग्राम ऑफ हीलियम के दोनों में नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप कह सकते हैं वो सेम। ग्राम ऑफ मीथेन में, अब यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हिंट याद रखिएगा, बड़ा एक सिंपल सा तरीका है मॉलिक्यूल्स निकालने का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आप कह सकते हैं मीथेन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मोल्स हमारे पास 4 है, मास ओवर मोलर मास करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक एवोगाड्रो नंबर वैसे ही है। अब यहाँ पर देखिए मीथेन का एक मॉलिक्यूल होता है, CH4 रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल, तो देयर विल बी 1 मॉलिक्यूल। इसको करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर ओवर 4 आ रहा है। ये 4 कैसे है, 1 ओवर 16, 4 ओवर 16 है, 4 1 4 4 4 to 10 raised to power 23, तो करेक्ट आंसर इन दैट केस विल बी चार्ली। चार्ली इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 118 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर 22 ग्राम ऑफ N2O। 22 ग्राम ऑफ N2O के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रखिएगा N2O में 2 नाइट्रोजन है, तो 28 प्लस 16, तो इसका मोलर मास हमारे पास 44 ग्राम है। तो आपके पास 22 ग्राम है, यानी 22 ओवर 44 करते हैं तो आपके पास गिवन है कितने मोल्स, हाफ मोल। तो आपके पास हाफ मोल है, किसका हाफ मोल है, N2O का। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाफ मोल, बिल्कुल ठीक। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डैश मॉलिक्यूल, देखिए 1 मोल में 6 होता है तो हाफ मोल में 3.01, ये भी ठीक है। इट ऑक्युपाइज 2.24, देखिए आपके पास हाफ मोल है, हाफ मोल में वॉल्यूम होता है 11.212। तो याद रखिएगा इसमें चार्ली जो है वो इनकरेक्ट है, चार्ली इसके साथ मैच नहीं करा। एमसीक्यू नंबर 119 है, एटॉमिक मास यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ। एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU अगर हम ले लेते हैं तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वी कैन से 1 ओवर Na, तो वो रेसिप्रोकल होता है एवोगाड्रो नंबर का, तो चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.01 into 10 raised to power 23 atoms of elements weighs 11.5 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। आप देखिए यहाँ पे उसने कहा है 3.01 into 10 raised to power 23 है, ये हाफ एवोगाड्रो नंबर है। अगर हाफ एवोगाड्रो नंबर को देखते हो तो किसमें मौजूद होता है, हाफ मोल में, यानी आपके पास हाफ मोल है और उसका जो मास है वो 11.5 ग्राम है। तो आपने एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास होता है 1 मोल के लिए, तो आपको हाफ मोल को 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप उसके लिए मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.02 into 10 raised to power 23 आ जाएगा। यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ग्राम आ जाएंगे, तो दैट विल बी 23 ग्राम। तो एटॉमिक मास आपके पास 23 ग्राम है, तो इसीलिए इसका आंसर चार्ली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 121.25 मोल्स ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स डैश एटम्स। आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का बड़ा सिंपल सा तरीका आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बता देता हूं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी के साथ हमने क्या लिख देना, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। याद रखिएगा एवोगाड्रो नंबर को पहले भी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें 0.25 दिए हैं। अगर मैथ दिया होता तो हम उसको मोल बना लेते, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, मोल्स ही गिवन है। तो 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय देखिए P4 में एटॉमिसिटी होती है 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब जो 0.25 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय Na। तो याद रखिएगा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा Na इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 into 10 raised to power 23। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ। क्या वो एलिमेंट की एग्जांपल है? यस, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एटम होते हैं हाइड्रोजन गैस में, तो बिल्कुल वो एक ही तरह के एटम है, तो एलिमेंट है। सब्सटेंस भी है, हाइड्रोजन प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज आल्सो नोन एज सब्सटेंस। इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो इसको हम ऑल ऑफ दीस कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेल्टा। 123 है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। CO2 इज एब्सॉर्ब्ड इन KOH इज अ फिजिकल चेंज, ये बात गलत है। केमिकल चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन इन KOH, यहाँ पर ये बात गलत है, KOH एब्सॉर्ब नहीं करता, MgClO4 एब्सॉर्ब करता है वाटर को, और वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है, केमिकल नहीं। अगला कहता है वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन MgClO4, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक है, एंड इट्स केमिकल चेंज, ये अगली बात गलत है। वाटर एब्जॉर्प्शन फिजिकल चेंज होता है, तो इसका आंसर डेल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड 50% जो है वो KOH एब्सॉर्ब करता है, और ये कौन सा चेंज है, दैट इज अ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेल्टा। 124 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट correct in case of kinetic theory of gas. Gases molecules are made up of small particles called molecule, ये भी बात ठीक है। The molecules are in constant motion, yes, बहुत आप कह सकते हैं, बेसिक पोस्टुलेट है कि आप कह सकते हैं constant motion में होते हैं, और zigzag motion होता है या haphazard motion होता है।
ठीक है, कोलाइड आपस में भी कर सकते हैं विद द वॉल्स ऑफ वेसल। ठीक है, चार्ली कहते हैं व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे लूज एनर्जी, ये बात गलत है। आमतौर पर वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, उसमें एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, कोई फर्क नहीं आता, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं होती। तो यहाँ पर याद रखिएगा इनकरेक्ट चार्ली उसने कहा कि एनर्जी जो है वो लूज होगी, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये फर्स्ट क्वार्टर था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया मौजूद है और हम सीखेंगे किस तरह शॉर्टकट मेथड से और कीवर्ड्स के जरिए हम अपने राइट ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। चलते हैं टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज टू एवरेज स्पीड इज। बच्चे आपने ये बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से सीखी थी। यहाँ पर वो वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट के बच्चे याद होगा, आपको ये बात याद होगी कि डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन एंड इज इक्वल टू 1, यानी कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस उस वक्त इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल बॉडी कर्व में मूव कर रही है तो ऐसी सूरत में डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टर हो जाएगा डिस्टेंस से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आप जानते हैं कि वेलोसिटी को हाउ वी डिफाइन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बात आपको क्लियर है, जैसा कि आप सर्कल की सूरत में देख सकते हैं, एक सर्कल की सूरत में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब बॉडी मूव करती है तो इसका डिस्टेंस जो है वो पाई आर के बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 2r के बराबर होगा। डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टर देन द डिस्टेंस। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन एंड इज इक्वल टू 1। तो हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इस तरह इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है बच्चे to the ratio of the speed is always less than and is equal to 1। ये बात भी आप जानते हैं, तो इससे ये बात आप अखज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। तो हमारा बच्चे आंसर क्या होगा, इक्वल टू और लेस देन 1, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a particle moves in a plane with a constant acceleration in a direction different from the initial velocity, the path of the particle is। बच्चे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस बात को अपने गौर से देखना है कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी और स्पीड, तो इट इज क्लियर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ज़हन में वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जब तक वो ये बात ना कहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे। इन डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। देखिए बच्चे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो जाहिर बात है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसका डिफरेंट फ्रॉम द उसकी इनिशियल वेलोसिटी और नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, ये भी गलत हो जाएगा बच्चे। आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल में बच्चे क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्कल में आप जानते हैं कि बॉडी जब मूव करती है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट टू पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट कोई ले ले तो इसके ऊपर इसका मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो रही है। इसका मतलब है कि ये बच्चे नहीं आंसर होगा। अब पैराबोला, पैराबोला में आपने बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी किया था, व्हेन द चेंज इन द वेलोसिटी वर्क, यानी कि पाथ अलोंग ए कर्व्ड पाथ एंड अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि बॉडी को बच्चे हम थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यकीनन डिफरेंट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। हर पॉइंट पर बच्चे इसकी जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज द कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी, दैट इज द पैराबोला। तो एलिप्स में बच्चे, एलिप्स में क्या होता है, एलिप्स में इसमें दो जो होते हैं वो इसके फोकस पॉइंट होते हैं और इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी तब्दील हो रही होती है। तो बच्चे एलिप्स भी नहीं हो सकता। पैराबोला के बारे में हमने स्टडी किया कि थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगी बच्चे। एक्सेलरेशन जी विल बी इक्वल टू 9.8 और जे जो है माइनस के साथ होगा, दैट मींस डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें बॉडी जो है वो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी एंड दैट विल बी द पैराबोला इज द राइट आंसर। चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, an object will continue unaccelerated। Unaccelerated का मतलब क्या है बच्चे, unaccelerated that means acceleration is equal to 0। Continue unaccelerated that means उसका acceleration 0 है। अब acceleration 0 दो सूरतों में होता है, पहली स्टेट जो बॉडी रेस्ट पर होगी, दूसरी बॉडी जो है दूसरी सूरत में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब जब आप जानते हैं कि a is equal to 0, हम जानते हैं कि बच्चे f is equal to ma, अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब है द नेट फोर्स, ये बच्चे याद रखना आपने कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ जब हम लिखते हैं तो ये नेट फोर्स होती है, जिसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0 अगर बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बिगिंस टू डिक्रीज नहीं बच्चे, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑन इट इज 0, दैट इज द राइट आंसर। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द राइट एंगल नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली नहीं बच्चे। अगर इंक्रीजिंग फोर्स का मतलब तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो नॉन एक्सेलरेटेड की सूरत में द net force on the body will be equal to 0 and that will be the beta is the right answer. Question number 4, Newton's first law of motion gives the concept of, बच्चे न्यूटन का फर्स्ट लॉ को आप जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत बॉडी जिस स्टेट में होती है अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करती है, बट द अनबैलेंस फोर्स विल कंपेल, अनबैलेंस फोर्स उसकी स्टेट को तब्दील करती है या तब्दील करने की कोशिश करती है। तो इनर्शिया की आपको क्लैरिटी होगी। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कांसेप्ट ऑफ द इनर्शिया का हमें यहां पर कांसेप्ट मिलता है एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, A wound watch has, that means बच्चे वो उस वॉच की बात कर रहा है जिसमें स्प्रिंग की वाइंडिंग की हो, जैसा कि हमारी ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच होती है उसमें कोई सेल्स नहीं होते बच्चे, ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें स्लिंग की बहुत सॉफ्ट किस्म के होते हैं और हमारी मूवमेंट से वो यानी कि एक्सटेंड होते रहते हैं और फिर वहां से हमें एनर्जी मिलती है जिससे वो वॉच जो है वो रन कर रही होती है। ऑटोमेटिक वॉच होती हैं इस तरह के जिसमें स्प्रिंग की मौजूद वाइंडिंग की हो, उनको हम वुंड वॉच भी कह सकते हैं। तो इसमें कहता है इसकी एनर्जी हमें कहां से मिलती है, नो एनर्जी स्टोर नहीं बचे, एनर्जी तो यकीनन मौजूद होगी, हीट एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बचे, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन, वो जो मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच है उसमें सॉफ्ट स्प्रिंग्स मौजूद होते हैं, हमारी हाथों की हमारी मूवमेंट से वो एक्सटेंड होते रहते हैं और फिर हमें वहां से एनर्जी मिलती है जिससे वॉच जो है रन करती है। तो स्प्रिंग को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो कि एनर्जी जो कि रिस्ट को, जो कि घड़ी को चलाने में एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, of the following the one possessing the kinetic energy, kinetic energy is the mechanical energy possessed by a body due to its motion। kinetic के वर्ड से भी ये बच्चे बात क्लियर है, energy possessed by a body due to its motion। देखते हैं कौन सी बॉडी जो है वो मोशन में है। आप बुलेट इन फ्लाइट, बिल्कुल ठीक है बच्चे। और थोड़ा मजीद आगे देखते हैं, द स्ट्रेच्ड रबर बैंड, बच्चे जब आपने स्ट्रेच्ड रबर बैंड किया वो रेस्ट पर है, उसके अंदर एनर्जी मौजूद है लेकिन वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द रॉन्ग। एयर इन द बाइसिकल पंप नहीं बच्चे, ये भी गलत हो जाएगा। वाटर स्टोर इन अ डैम, दैट हैज द पोटेंशियल एनर्जी, हाइपर को स्टोर किया गया, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है लेकिन वो किनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट आंसर अल्फा इज द राइट आंसर। आप बुलेट इन फ्लाइट यानी कि वो बुलेट जो है वो मूविंग कंडीशन में होगी, इसका मतलब है कि इट हैज द किनेटिक एनर्जी, अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टू बॉल्स एट द सेम टेंपरेचर कोलाइड, व्हाट इज
इज कंजर्वेटेड, यानी कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में इस बात को स्टडी किया हुआ है, कहता है कि टेंपरेचर कंजर्व है, वेलोसिटी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। तो सेम टेंपरेचर पर जब बच्चे बॉडीज ने आप कोलाइड किया तो आप जानते हैं कि उसने ये बात नहीं की कि इलास्टिक कोलिजन है या इनलास्टिक कोलिजन है, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सेम टेंपरेचर तो बच्चे बॉडीज कोलाइड करेंगे, उनका टेंपरेचर चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल का टेंपरेचर चेंज हो सकता है, कलेक्टिवली एज ए सिस्टम का टेंपरेचर चेंज हो सकता है, लेकिन एक बात हम डेफिनेट है, हमें श्योर है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। यहां पर ये बात भी याद रखिएगा, इंडिविजुअली बॉडीज का मोमेंटम तब्दील हो सकता है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। हां, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह सकती थी अगर वो यहां पर ये कहता कि इलास्टिक कोलिजन है। उसने कोई जिक्र नहीं किया कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक हो, ये बात डेफिनेट है कि उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। हम टेंपरेचर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व व्हाटएवर काइंड ऑफ द कोलिजन, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चे आप जानते हैं कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चे कैसे होगी, हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चे आप ये जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन भी वही होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अल्फा आप जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, तो जाहिर बात है कि बच्चे थीटा ओमेगा और अल्फा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट विल बी द राइट आंसर। क्या होगा बच्चे, टेंजेंशियल नहीं होगी, रेडियल नहीं, ये भी नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, डेल्टा इज द राइट आंसर। Question number 9. A 0.5 kilogram ball moves in a circle of radius 0.4 meter with a velocity of 4 meter per second. The centripetal force on the ball, बच्चे उसने हमें लीनियर वेलोसिटी दी है, तो हम कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, FC is equal to mv square over r। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो 0.5 बच्चे यहाँ पर, और वेलोसिटी कितनी है 4। जब बच्चे स्क्वायर हो तो उसको स्क्वायर ना करें, उसको दो दफा लिख लें, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल होंगी उतना हमारा मैथमेटिक्स बच्चे आसान हो जाएगा। तो 0.4, तो ये बच्चे डेसिमल से डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, मैंने उनको वैसे काट दिया 10 सेकंड बजे, मैं अपना टाइम सेव किया है। 4 से बच्चे 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू 4 times 5 is equal to 20 Newton is the required centripetal force, and that will be the Charlie is the right answer. Question number 10. A crane can raise a body of mass 120 kilogram vertically upward with a speed of 4.5 meter per second. What is the power of its engine? It is very simple बच्चे, पावर के फार्मूले यूटिलाइज करते हैं। आप देख लें, मैं दोनों फार्मूले लेता हूं, mgh divided by t that will be also equal to f into v। तो बच्चे हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, p is equal to f into v। तो बच्चे उसका मास दिया गया है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है आप ये बात जानते हैं, तो यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे, m g इंटू वी हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 10। मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बच्चे 10 पुट कर रहा हूं, मैं देखूंगा इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है, क्या इसको आंसर जो है वो 9.8 के मुताबिक दिया गया या 10 के मुताबिक। अगर 9.8 के मुताबिक दिया गया तो मतलब हमारा आंसर क्लोज होगा, और समटाइम्स 10 की वैल्यू भी के साथ भी आंसर दिया जाता है। इंटू बच्चे वी कितना है, वी हमारे पास आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय बच्चे 10, ये 0 ये 10 इससे कट जाएगा, 120 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 4500 प्लस, मैंने क्या किया 120 को बच्चे ब्रेक कर दिया 120 में, 100 से 45 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थोड़ी टेक्निक होती है मेंटल मैथमेटिक्स की, आसान बनाने के लिए। जाहिर बात है वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 100 से जब मैं बच्चे 45 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4500, और 20 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 900, तो ये आ जाएगा 900, तो मेरे पास आंसर आ गया 0 0 4 and 5। तो यहाँ पर मेरे पास बच्चे आंसर आया है 54 वाट। तो हमें आंसर दिया है किलोवाट में, मतलब 1000 पर तकसीम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.4 किलोवाट। अब ये मुझे आंसर गौर से G is equal to 10, लेकिन इसका मतलब है कि उसने जो आंसर मुझे दिए हैं वो 9.8 के साथ दिए गए हैं। अब मैं कौन सा आंसर देखूंगा, दैट इज बिलो दिस आंसर, क्योंकि G जो है वो न्यूमरेटर में है, मेरा आंसर 5 यूटिलाइज करते हुए 10 की वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए हमने आंसर तक अप्रोच किया, एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. A body of mass 2 kilogram is being rotated in a circle by 0.5 meter long string. The work done by the centripetal force. हमने बच्चे मालूम करना है कि वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स, आप जानते हैं कि वर्क किस बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू f into dot d के बराबर है। अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास वर्क मैंने मालूम करना है, मेरे पास सेंट्रिपेटल फोर्स कौन सी है, सेंट्रिपेटल फोर्स है डॉट d डिस्प्लेसमेंट। जब बच्चे बॉडी सर्कल में मूव करती है तो आप ये बात जानते हैं, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रिपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस लाइन एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट बच्चे, ये हमारे पास ऐसी फोर्स है। और बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चे दैट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी। डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो बच्चे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ही हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को अखज़ करते होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंशियल लाइन, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंशियल लाइन। तो टेंजेंशियल लाइन वो है जो कि मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर। इसका मतलब है कि बच्चे वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू FC into D into cos of 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 0, cos of 90 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि नो वर्क इज ऑन द बॉडी, जस्ट इसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो रही होती है अंडर दिस एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील नहीं होती, इसके ऊपर बच्चे सेंट्रिपेटल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रही होती। तो दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. velocities हैं Vx है और एक है Vy। Vx आप जानते हैं कि that remains constant throughout the trajectory of the projectile because there is no force in this direction। तो होता क्या है बच्चे, यहाँ पर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद एंगल थीटा, तो ये बॉडी के आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो बॉडी ऊपर जाएगी इसकी Vy कंपोनेंट इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर उसका Vx जो है वो तो कांस्टेंट उतना ही रहेगा जितना कि स्टार्ट में था, वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो बॉडी ऊपर जा रही है कि इसकी Vy कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग और देन इंक्रीजिंग। इस तरह भी वो क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन यहाँ पर रिमेन सेम। ये तो बच्चे Vy के Vx के बारे में है, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, ये बात ठीक लग रही है, इसको देखते हैं। लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी हम देखेंगे, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद हाइट, ये तो बच्चे बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट इंक्रीजेस देन
डिक्रीजेस। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात एक्चुअली उलट है। फर्स्ट डिक्रीजेस यहाँ पर 0 हो जाएगी एंड देन इंक्रीजेस, उतनी ही मिल जाएगी जितनी के स्टार्ट में इसके पास वी वाई थी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन डेल्टा को इसने उलट लिखा होता तो ये आंसर बचे बीटा के मुकाबले में बेटर आंसर बन जाना था, लेकिन इस वक्त हमारे पास बीटा जो है वो राइट आंसर बन रहा है। दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स मेकिंग एंगल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स विद द डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ। बच्चे आप जानते हैं कि आपने टॉपिक किया हुआ है कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वहां पर उसने एक इस तरह की कर्व बनाई है। इस पॉइंट पर फर्स्ट करते हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के दरमियान एंगल जो है वो θ1 है, फिर आगे जाकर उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो θ2 हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर उसकी फोर्स तब्दील हो रही है तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट कंसीडर करेंगे जितनी देर तक उसकी फोर्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर दो हमारे पास ये यानी फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसके पर वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है। एक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज द f cos of थीटा, f cos of थीटा। यानी कि बच्चे हम देखेंगे कि इसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, दैट इज द f1 cos ऑफ θ1। तो हमारे पास y एक्सिस में जो आ जाएगा वो f cos of थीटा और x एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इस कर्व में जितना बच्चे वर्क होगा दैट दिस कर्व f cos थीटा एंड d विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स होगा। एंड हमारे पास इसका मतलब है कौन से दो जिस पर हम उनकी क्वांटिटीज लेंगे, f cos थीटा वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, a car of mass 1000 kg moving on a horizontal road with a steady speed। steady speed का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट मींस कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी जो है वो मूव कर रही है। कार हैज टोटल फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट ऑफ 400 न्यूटन। कार जो है बच्चे मूव कर रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द कार दैट इज द मूविंग, ये बच्चे मूव कर रही है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स इसने वैल्यू दी है वो 400 न्यूटन दी है। तो कार जो है वो स्टीडी स्पीड के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कि इंजन इतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी के इसके ऊपर फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से नेट फोर्स इक्वल होने की बिना पर बॉडी जो है वो कार जो है वो स्टीडी स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो पावर ड्यू टू द इंजन, इसका मतलब है कि हमें फोर्स ऑफ द इंजन मिल जाएगी वो है 400 न्यूटन। अब हमारे पास आ जाएगा उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज द 10। तो हम बड़ी आसानी से पावर निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू f into v इज इक्वल टू 400 into स्पीड कितनी है बच्चे 10। इसका मतलब है कि 4000 वॉट इज द पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration। यहाँ पर बच्चे अगेन constant acceleration, the acceleration of the car। initially बच्चे रेस्ट है, हमें डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम बड़ी आसानी से एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। आपके पास बच्चे ये इक्वेशन है s is equal to vit plus half at का स्क्वायर। ये बच्चे फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि उसने कहा कि इनिशियली रेस्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा at का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into s। बच्चे s कितना है 20, तो हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा 40। तो टाइम कितना है हमारे पास, दैट इज 4 सेकंड। इसका मतलब है कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन में बच्चे टाइम स्क्वायर पर डिवाइड कर दूंगा 4 into 4 4 या जगह बचे 10, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 10 divided by 4 that will be equal to 2.5 meter per second will be the answer that the body is moving with an acceleration of 2.5 meter per second square and that will be the beta is the right answer। Question number 16, the range of projectile is directly proportional to, हम जानते हैं बच्चे रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू vi sin of vi square sin of 2 थीटा ओवर g। राइट बच्चे, अब यहाँ पर उसने सिर्फ एंगल के हवाले से दिया है, यकीन रेंज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है। तो एनीवे तो यहाँ पर वो साइन एंगल के हवाले से बात कर रहा है। यहाँ देखें कि a cos of थीटा cos of 2 थीटा नहीं बचे, ये sin of 2 थीटा के प्रोपोर्शनल है, sin थीटा के नहीं, 2 sin थीटा नहीं बचे। इसका मतलब है कि r is directly proportional to sin of 2 थीटा के directly proportional है and that will be the beta is the right answer। Question number 17, the power needed to lift a mass of 5000 ग्राम to the height of 1 meter in 2 seconds। हमें हाइट भी दे दी गई है, टाइम भी दे दिया गया और मैथ दिया गया। हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला बच्चे मैंने आपको पहले बताया mgh डिवाइडेड बाय t। यहाँ पर जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, आप देखें बाकी तमाम वैल्यूज में ऐसा यूनिट में एक्सेप्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास 5000 ग्राम, इसको किलोग्राम में फॉर्म कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। तो आपके पास कितना जवाब आ जाएगा बच्चे 5 किलोग्राम हमारा जवाब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 5 किलोग्राम पुट कर रहा हूँ इनटू जी बच्चे मेरे पास आ गया। अपनी आसानी के लिए जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहाँ पर अपनी आसानी के लिए आंसर को अप्रोच करने के लिए मैं जी को 10 पुट कर रहा हूँ इनटू हाइट बच्चे कितनी है 1 और कितने सेकंड में 2 2 1 2 2 5 10। तो मेरे पास आ गया बच्चे जवाब 25 वॉट आ गया। ये मैंने बच्चे आंसर निकाल लिया। अब मैं अपने आंसर को अप्रोच करूंगा क्योंकि इसका मतलब अगर 25 आंसर होता तो उसने जी को 10 पुट किया था, 10 के साथ उसका कैलकुलेट किया, लेकिन इसका मतलब है कि उसने 10 के साथ नहीं एक्चुअल वैल्यू 9.8 के साथ कैलकुलेशन करके जवाब दिया हमें। तो हम देखेंगे कि इसके करीब बिलो हो और इसके करीब हो, दैट विल बी द 24.5। तो आप उसको देख सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट जो है 9.8 के साथ यही आंसर आएगा 24.5 वॉट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्क इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन f एंड d। बच्चे आप जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। याद रखिएगा बच्चे वर्क जो है वो 0 कब होगा, जब एंगल 90 होगा। वर्क पॉजिटिव कब होता, वर्क पॉजिटिव कब होगा इफ थीटा बच्चे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। वर्क जो है बच्चे वो नेगेटिव कब हो जाएगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 and is equal to is less than and is equal to 180 पर बच्चे इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 180 डिग्री पर होगी। इसका मतलब है कि 180 पर वर्क नेगेटिव मैक्सिमम होगा, वर्क नेगेटिव मैक्सिमम होगा। 90 से ऊपर वैल्यू जो है वो कॉस की नेगेटिव होती है और मैक्सिमम कहाँ पर मिलती है 180। इसका मतलब है कि ये बच्चे वैल्यू जो है 0 पर मैक्सिमम है, 90 पर 0 है, 45 पर पॉजिटिव वैल्यू है। ये आपको वैल्यू जो है इनकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो ये आपको मैक्सिमम नेगेटिव देगी। तो जनरली आप कह सकते हैं कि वर्क विल बी नेगेटिव एट आउट ऑफ द 4 एंगल्स एट 180 डिग्री द वर्क इज नेगेटिव, डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, r is equal to 4i and omega is equal to 4j then velocity is along। यहाँ पर बड़ी एहतियात आपने करनी है, हम आसानी से लिख देते हैं कि v is equal to r into omega। ये बच्चे इसकी स्केलर इक्वेशन है, हम इसमें बॉदर नहीं करते क्योंकि इसमें, लेकिन याद रखिएगा कि वेलोसिटी और इनका रिलेशन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए इसकी वेक्टर फॉर्म जो है बच्चे वो कुछ इस तरह की है, ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा बच्चे कितना है, दैट इज द 4j क्रॉस 4i। यहाँ पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल नहीं पूछ रहा, यहाँ पर आप लिख भी दे कोई हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप देखें कि हमारे पास वो पूछ रहा है j क्रॉस i। आप जानते हैं कि उनमें साइक्लिक प्रोसेस है i क्रॉस j इक्वल टू k एंड j क्रॉस k इज इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इक्वल टू j। तो इस तरह अगर आप इसका उलट चलेंगे तो j क्रॉस i जो है वो किसके बराबर है, वो माइनस k के बराबर है। इसका जवाब आ जाएगा माइनस k।
तो k इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस एंड माइनस k इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस आएगा। इसका मतलब है अगर ये सिचुएशन हो तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस एंड दैट विल बी द बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, force is measured according to which law of motion? तो it is very straightforward. The second law of motion gives the measure the force according to which law? That is the second law of motion. हम जानते हैं कि second law of motion इसका ये बचे फॉर्म जो है is equal to ma and the force produces the absolute to measure the force that gives the second law of motion and Charlie is the right answer. Is very straightforward. Some questions जो है वो बहुत आसान होते हैं, उनको सेकंड्स में सॉल्व करते हुए आप अपने हार्ड क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the time in which a force of 2 Newton produces a change of momentum of 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी मोमेंटम इन द बॉडी। हम जानते हैं कि इंपल्स किसके बराबर है? इंपल्स इज इक्वल टू f into delta t is equal to change in momentum। सेकंड ऑफ मोशन की बचे सेकंड स्टेटमेंट ये भी है कि फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही चीज है। अच्छा अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है, हमने वो फोर्स टाइम मालूम करना है, द टाइम हमने मालूम करना है जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है 2 न्यूटन की एंड प्रोड्यूसेस मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0.4। इसका मतलब है कि डेल्टा टी बचे किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। डेल्टा पी बचे किसके बराबर है? 0.4 डिवाइडेड बाय 2 into 10। डेसिमल खत्म करूंगा बच्चे, 2 1 2 2 आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 सेकंड में ये इंपल्स जनरेट हुआ था और इतने टाइम में इतनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट की और बॉडी का मोमेंटम जो है चेंज हुआ। इसका मतलब टाइम आ जाएगा अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, a force 10 Newton acts through a distance of 20 meter, the force is then increased to 30 Newton। याद रखिएगा कि बच्चे हमने मालूम करना है कैलकुलेट वर्क, ये वर्क की जो बच्चे डेफिनेशन जो है F into D, इस डेफिनेशन में फोर्स शुड बी कांस्टेंट एंड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह हम इस फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते, हमें अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, जितनी देर के लिए फोर्स कांस्टेंट रही थी उतना हमें अलग वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल वर्क जो है वो क्या आ जाएगा? F1 दैट इज द 10 थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20। इसका मतलब है कि 10 into 20 प्लस फिर फोर्स तब्दील हो गई है, इंक्रीज टू 30 न्यूटन, यानी कि न्यू फोर्स इज 30 न्यूटन। अब हमारे पास 30 न्यूटन कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया है? 40 मीटर। इसका मतलब ये होगा बच्चे 200 हमारे पास ये आ जाएगा और 1200 हमारे पास ये आ जाएगा। टोटल वर्क जो हमारे पास बन जाएगा बच्चे 1400 जूल वर्क बन जाएगा। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस बाय द फोर्स F 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो इस तरह हमारे पास आंसर बचेगा जाएगा चार्ली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन यूनिट। अब बच्चे जहां पर स्लोप का जिक्र किया है, आप जानते हैं कि जो दो क्वांटिटी दिए गए हैं उनको आप उसी ही तरतीब के साथ मेंशन करेंगे। अगर बच्चे यहां पर फोर्स है दैट मींस फोर्स न्यूटन और यहां पर आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो कोई बच्चे आपके पास स्लोप दैट मींस आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है या कर्व आ रही है, किसी पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप लेना है तो स्लोप दैट मींस थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा बच्चे किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा टी। अब आप और से देखिएगा कि फोर्स जो है वो न्यूटन और उसकी बेस यूनिट्स बच्चे क्या बनती है, क्योंकि वो आंसर ले रहा है बेस यूनिट में। न्यूटन की फोर्स की बेस यूनिट क्या बनती है बच्चे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट बच्चे। और नीचे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की बेस यूनिट दैट इज अ मीटर। तो ये आ जाएगी ऐसा यूनिट ले लें क्योंकि यूनिट के चेंज होने से डायमेंशन से जब तब्दीली होती है हमारे अपनी आसानी के लिए तो बेस यूनिट्स में ले रहे होते हैं। तो हमारे पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी द किलोग्राम सेकंड इनवर्स। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस तरह बच्चे जनरली कोई भी वो ग्राफ दे दे, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान स्लोप पूछे तो आप उस तरह इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए यू कैन फाइंड इस की यूनिट क्या बनेगी, तो वो आपका आंसर जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, a ball of mass 100 gram is dropped from a height of 100 meter. Its velocity when its height from the ground is 20 meter. यहाँ पर क्वेश्चन का गौर से देखिएगा बच्चे, एक बॉडी जो है उसका मास कितना है? 100 ग्राम। इसका मतलब है कि हमें जवाब जो मिल रहा है वो ऐसे यूनिट में मिल रहा है, बाकी जो क्वांटिटी है वो भी ऐसे यूनिट में है। हम अपनी आसानी के लिए इसको यहीं पर ही इसकी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 ग्राम दैट मींस विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम हो गया। बॉडी को बच्चे ड्रॉप किया गया है और बॉडी यहाँ पर पहुंच गई है। जमीन से ये है इसकी हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 20 मीटर और यहाँ पर ये इसकी हाइट थी हमारे पास बच्चे कितनी थी? दैट इज द h इज इक्वल टू 100 मीटर। इसका मतलब है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस h2 इज इक्वल टू 80 मीटर जो है वो डिस्टेंस फॉल किया है। हम ये बात जानते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गुड जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका कितना लॉस हुआ है वो हम देखना चाहते हैं, वो हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट करेंगे तो हम आसानी से इसकी स्पीड को मालूम कर लेंगे। स्पीड का फार्मूला बच्चे दैट मींस हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। क्लियर है? एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको टाइम मैथ को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइडों से मैथ जो है वो कट जाएगा। मेरे पास आ जाएगा बच्चे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू g कितना है बच्चे 10। हाइट कितनी है? हाइट मेरे पास बच्चे 80 मीटर आएगी जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द 80 मीटर हाइट। 80 मीटर का डिस्टेंस फॉल करने में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है। तो यहां से बच्चे आप देखें कि हमारे पास बन जाएगा 8 टू द 1600 का अंडर ले लेंगे आप तो मेरे पास बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड एट दिस मोमेंट। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड है बच्चे वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, a body falls from height 0.25 meter gains kinetic energy 1.25 joule. What is the weight of the body? पोटेंशियल एनर्जी बच्चे कितना फॉल किया उसने? हम जानते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में आपको ये इक्वेशन लिखता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे फार्मूला क्या है? mgh। तो mg क्या है? दैट इज द वेट। वेट इनटू हाइट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या है कि 1.25 उसने गेन की है तो हम बड़ी आसानी से वेट कर देंगे। वेट विल बी इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाय बच्चे कितनी हाइट है? 0.25 मीटर उसकी हाइट है तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। डेसिमल के बाद बच्चे 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऊपर नीचे 16 लिखने से मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। सेव करूंगा बच्चे 25 125 डिवाइडेड बाय 25 तो मेरे पास कितना जवाब आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि न्यूटन बच्चे उस बॉडी का वेट आ जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर। बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू बच्चे आप ये जानते हैं कि कमर्शियली जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है एनर्जी की, एनर्जी आप जानते हैं बच्चे कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी की यूनिट जो है वो p इंटू टी, यानी कि पावर और टाइम की यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द एनर्जी यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो कि इक्वल टू द 3.6 मेगा जूल के बराबर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे कि हमारे पास 1 किलोवाट दैट मींस 1000 वाट बच्चे किसके बराबर होता है इनटू 1 घंटे के लिए 36 यानी कि 1 आवर 3600
3600 सेकंड आ जाएगा बच्चे, तो मेरे पास आ जाएगा 3.6 मेगा जूल आ जाएगा। वाट आप जानते हैं कि वाट इज इक्वल टू जूल ओवर सेकंड, ये सेकंड से सेकंड में कट जाएगा, मेरे पास बाकी जूल रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3.6 मेगा जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये वो यूनिट है बच्चे कमर्शियली जो कि एनर्जी की इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि आपके इलेक्ट्रिक मीटर की जो रीडिंग आती है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये 1 यूनिट जो है वो कितने जूल के बराबर है, और हमने एक मंथ में कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम किए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक इस्त्री जिसकी पावर जो है बच्चे वो 1 किलोवाट हो, 1 घंटे के लिए आप कपड़े इस्त्री करें तो इसका मतलब है हमारा मीटर जो है वो 1 यूनिट आगे रीडिंग को ले जाएगा। तो इस तरह ये दैट इज द लार्जर इज अ बिगर यूनिट ऑफ द एनर्जी। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एवरेज पावर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑफ 60 किलोग्राम इफ ही क्लाइंब्स अप अ लैडर ऑफ 6 मीटर हाई इन 10 सेकंड। हाइट दे दी, टाइम दे दिया, उसका मैथ दे दिया, तो वो पावर पूछ रहा है। एवरेज पावर बच्चे हमारे पास आ जाएगी mgh डिवाइडेड बाय टाइम। मैथ बच्चे कितना है, दैट इज द 60 किलोग्राम। जी मैं बच्चे 10 के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे लिए आसानी है, मैं 10 के साथ फिर मैं अपने आंसर को अप्रोच कर लूंगा। कितनी हाइट बच्चे, 6 मीटर की हाइट तक, डिवाइडेड बाय 10, राइट बच्चे 10 से 10 कट जाएगा, मेरे पास जवाब आ जाएगा 360 वाट जो है वो मेरे पास जवाब आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आपके पास आंसर नहीं है, इसका मतलब है कि आपके आंसर को अप्रोच करना है। एक्चुअली उसने आंसर दिया बाय कैलकुलेटिंग बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 9.8। अब इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि हमने वैल्यू 10 पुट किया है, तो 3 ये दो क्लोज आंसर है, राइट। या ये होगा, ये तो बच्चे हमारे आंसर से भी चला गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर g की वैल्यू 10 से भी बढ़ गई है, दैट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो 9.8 पुट की गई है ताकि आपको आंसर जो है वो 353 और हमारा आंसर 10 के साथ जो है वो 360 आ रहा है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, a particle of rigid body is at a distance of 0.1 meter from axis of rotation to rotate with a linear speed 3 meter per second. What is the angular speed of the rigid body? हम angular speed बच्चे करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि v is equal to r into omega. This is the relation between the linear and the angular speed. तो omega is equal to v over r. v बच्चे कितना दिया गया है 3 और r है 0.1, ये बच्चे 10 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 30 radians per second will be the answer. That will be the beta is the right answer. ये बच्चे next question, question number 29, a block of mass 100 grams slides across a frictionless, that means having no friction force, smooth surface, flow with the speed of 3 meter per second. The block strikes with the wall and bounce back with the speed of 3 meter per second in opposite direction. Net work done on the block is, यहाँ पर बच्चे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई, लेकिन फॉर्मूला जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। जिस स्पीड के साथ बॉडी आई उसी स्पीड के साथ बॉडी जो है वो वापस गई, राइट। अब हमसे पूछ रहा है नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क के बराबर होगा। ये हमारा बच्चे आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप बच्चे समझते हैं कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली हुई है, उसका मैथ भी उतना, उसकी स्पीड भी उतनी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। उसकी स्पीड यकीनन उसकी वेलोसिटी अपोजिट हुई है, जब स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो डेफिनेटली नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अ मूविंग बॉडी पोजेस इंपल्स व्हेन। बच्चे इंपल्स आप गौर से देखिएगा कि इंपल्स i इज इक्वल टू f इनटू डेल्टा t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इंपल्स बेसिकली इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो ये कब होगा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो मोमेंटम में तब्दीली ही नहीं होगी। मोमेंटम कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। नो फोर्स एंड एक्ट ऑन इट, नहीं बच्चे फोर्स का होना जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉडी का एक्सेलरेशन होना जरूरी है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी तब्दील होगी, उसका मोमेंटम तब्दील होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी, तो दैट मींस द फोर्स एक्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू ma, तो दैट मींस फोर्स होगी, इंपल्स होगा, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। बाकी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मोमेंटम, नो फोर्स एक्ट, ये रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर जो है वो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, which of the given is correct equation for the instantaneous velocity of projectile। बच्चे प्रोजेक्टाइल का टॉपिक आपने किया हुआ है कि बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi, तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स vix इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा, और आप ये जानते हैं कि ये चेंज नहीं होता, इसको हम vfx कह दें, vx कह दें, थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। उसके बाद बच्चे viy इज इक्वल टू vi sin ऑफ थीटा, राइट। लेकिन इसका y कंपोनेंट जो है वो वेरिएबल है, इस तरह वेरी कर रहा है, vy इज इक्वल टू viy माइनस gt, राइट बच्चे। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास आ जाएगा vi sin ऑफ थीटा माइनस gt, ये हमारे पास आ जाएगा vfy कह दें, vy कह दें, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपको मिल जाएगी किस फार्मूले से, v इज इक्वल टू vfx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको बच्चे आप स्क्वायर करेंगे, जब आप x वाले को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा vi स्क्वायर cos थीटा, जब आप sin वाले को y के साथ कंप्लीट करेंगे स्क्वायर तो vi स्क्वायर sin थीटा, तो sin थीटा cos थीटा से वहां से आपको कॉमन मिल जाएगी vi स्क्वायर, तो यहां से आप आसानी से लिख लेंगे vi स्क्वायर। बाकी आपके पास जो दो और टर्म्स बनेगी वो बच्चे कौन सी बनेगी, इसका आपने स्क्वायर किया है, दैट इज द g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 vi sin ऑफ थीटा इनटू gt का, ये बच्चे अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज द स्पीड, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर बन रहा है, दिस इज द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, When we kick a stone, we get hurt। जब हम स्टोन को किक करते हैं तो हमने फोर्स लगाई, एज ए रिएक्शन के तौर पर स्टोन ने हमारे पांव पर फोर्स एक्सर्ट करी, जिसकी वजह से हम जख्मी हो जाते हैं, हम हर्ट होते हैं, तो दैट विल बी द ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज इट हैपन। वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, दैट इज द रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फुट, जो कि हमने फोर्स लगाई थी वही फोर्स उतनी अपोजिट डायरेक्शन में लगी, रिएक्शन की वजह से हमारा पांव जो है वो हर्ट हुआ है, डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, टू इक्वल मैसेज। यहां पर इस क्वेश्चन का की पॉइंट बच्चे स्टार्ट में दे दिया, टू इक्वल मैसेज, two equal masses moving along the same straight line, that means we are talking about the one dimensional case with velocities plus 7 meter per second and minus 8 meter per second respectively collide elastically। ये बात भी आगे बच्चे elastically, their velocities after collision will be respectively, बच्चे आप ये बात जानते हैं, मैं एक इक्वेशन के लिए लिख देता हूं, v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 u1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 into u2। जब बच्चे मैसेज बराबर हो जाएंगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा सारे का सारा, और यहाँ पर फैक्टर ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि v1 दैट मींस द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू u2, और u2 क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। और आप जानते हैं कि हमने केस डिस्कस किया हुआ था, हमने स्टडी किया हुआ है कि जब मैसेज सेम हो, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में जब मैसेज सेम हो तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, तो आपको कोई सोल्यूशन की टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, वो केस आपके दिन में मौजूद है, तो फौरन आप आंसर करेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आने वाली बॉडी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी ले लेगी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास बच्चे केस आ जाएगा कि दैट मींस पहली बॉडी जो है वो -8 मीटर पर सेकंड के साथ और दूसरी बॉडी जो है वो +7 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करना शुरू करेगी along the same straight line one dimensional elastic collision। इनकी
वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। दिस इज अगर मैं कहता हूं कि ये बच्चे u1 है, ये u2 है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये बच्चे बन जाएगी v1 और ये बन जाएगी v2 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चार्ली दैट विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 1000 किलोग्राम एयरप्लेन मूव्स इन स्ट्रेट फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड। यहां पर भी अगेन बच्चे कांस्टेंट स्पीड है वो हमारा कीवर्ड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये मेरे पास बच्चे प्लेन है, ये प्लेन जो है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ। द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, जाहिर बात है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इज 1800 न्यूटन, is equal to 1800 न्यूटन द नेट फोर्स ऑन द प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो ये पूछता कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द प्लेन, तो इंजन इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी वो प्लेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब उसने पूछा है नेट, अगर तो पूछता कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द प्लेन, द आंसर इज 1800 न्यूटन। अब उसने पूछा नेट फोर्स कितनी लग रही है, जितनी इधर इधर है उतनी इधर, इसका मतलब है कि नेट फोर्स बच्चे इसके ऊपर जो है दैट इज इक्वल टू 0 लग रही है, एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। अगर पूछता कि इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, तो जाहिर बात है कि हमारे पास बचा था कि 1800 न्यूटन फोर्स है वो इंजन लगा रहा है, जिसकी वजह से प्लेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब हमारा आंसर जो है वो 0 है, नेट फोर्स इज 0। क्वेश्चन नंबर 35, a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 1 meter distance. The kinetic energy obtained by the body is a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 1 meter. अब हमें बच्चे फोर्स दे दी गई है, डिस्टेंस दे दिया गया है, हम अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू F into D इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 1 meter distance. The kinetic energy obtained by the body is a force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 1 meter. अब हमें बच्चे फोर्स दे दी गई है, डिस्टेंस दे दिया गया है, हम अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल टू F into D इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चे अब हमें कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जितनी उसके ऊपर वर्क किया गया वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी 10 joule is the energy of the body, that is Charlie is the right answer. Question number 36, work done is maximum when angle between force and displacement is quite simple, is a very simple question। हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू F D cos of थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम कहते हैं कि वर्क विल बी मैक्सिमम और वो F D के बराबर होगा। इसका मतलब उसने एंगल पूछा है, तो एंगल कब, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, तब वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो वर्क 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, work done due to motion of the body while moving downward under the action of gravity is work done on due to the motion of the body। एक बॉडी बचे जिसका मास m है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल विल बी इक्वल टू mg h के बराबर होगा, और ये बच्चे पॉजिटिव होगा व्हाइल द बॉडी इज फॉलिंग डाउन। जब बॉडी बच्चे ऊपर जा रही होगी उस वक्त ग्रेविटी इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगी। तो इस सूरत में अगर डाउनवर्ड है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट जो है आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट विल बी द पॉजिटिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ देम हैज द हाईएस्ट मोमेंटम। इस वर्ड्स को देखकर आपने ये नहीं बनाना कि ये वो सेकंड ईयर की बुक से क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन एक्चुअली गौर से देखा जाए कि यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है उसको एक्सप्लॉइट किया गया, वहां से हमें पूछा गया। अब ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बेसिक फार्मूला बचा गया mv² इज इक्वल टू p² ओवर 2m के बराबर। अब ये चारों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल कहते हैं चारों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, व्हिच ऑफ द वन हैज द मोमेंटम। इसका मतलब हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन को डेवलप करने में p इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट आ गया। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास अंडर रूट। ये हमने बच्चे रिलेशन डेवलप कर लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना इंतहाई आसान हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मास। जिसका बच्चे मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मास जो है वो अल्फा पार्टिकल होगा। तो जाहिर बात है कि मोमेंटम भी उसका सबसे ज्यादा होगा। अगर उनकी तमाम की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो अल्फा पार्टिकल हैज द हाईएस्ट मोमेंटम, अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, potential energy can be defined only for conservative forces, both non-conservative forces, none। वजह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है। कंजर्वेटिव फोर्स वो कंजर्वेटिव फील्ड में रहते हुए अगर किसी बॉडी के ऊपर हम वर्क करें, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क जो है, वर्क इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वो बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपने टॉपिक में किया हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप ये बात जानते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि एनर्जी का लॉस ही होता है। इसमें एनर्जी जो है वो सेफ भी होती है, इसमें जीरो वर्क भी होता है, इसमें नेगेटिव वर्क भी होता है, तीनों वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करती है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह ये, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को बनाती हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स को डेवलप करती हैं। तो आंसर इज द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
If momentum remains constant, then हम जानते हैं अभी हमने रिलेशन डेवलप किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m, राइट बच्चे। अब उसने यहाँ पर क्या किया, उसने मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया। मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हमारे लिए कौन सा रिलेशन सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास 1/m। इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो ज्यादा बेहतर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन एरो, आप जानते हैं कि तीर कमान से जब आपने उस बो को जब आपने स्ट्रेच किया, रबर पैड जो लगा होता है, तो आपने वर्क किया, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब बच्चे आपने उस तीर को रिलीज किया, तो इसका मतलब है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं बच्चे, केमिकल एनर्जी नहीं, काइनेटिक टू इलास्टिक, दैट इज रॉन्ग। तो चार्ली इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42, when work done by the gravity is positive then potential energy of the body। अभी हमने किया कि अगर एक बॉडी बच्चे नीचे फॉल करती है, जब एक बॉडी नीचे फॉल करती है तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम, इसका मतलब है कि वर्क इज पॉजिटिव। जब बच्चे फील्ड किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगी तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात बच्चे, अगर एक बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है, वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है, तो इस सूरत में वर्क जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब फील्ड किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क करेगी तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। फील्ड अगर पॉजिटिव वर्क कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये बड़ी सिंपल है कि वर्क इज पॉजिटिव। क्यों बच्चे वर्क पॉजिटिव? क्योंकि mg फोर्स जो है वो भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि वर्क इज इक्वल टू mg into h के बराबर आ जाएगा और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इतने इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, डिक्रीज हुई है इतनी। So that will be the beta is the right answer. Question number 43. A small motor has an input power rating of 10 watt and is run for 5 minutes. 5 मिनट के लिए बच्चे यहाँ पर गौर करना है। उसने मिनट दिए, आपको इसको सेकंड में से यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। What is the electrical energy input to the motor in this time? आप जानते हैं कि power is equal to energy over time। तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 10 वाट इंटू 5 मिनट्स। 1 मिनट में बच्चे कितने सेकंड है? 60 सेकंड है। तो आप बड़ी आसानी से 6 5 30, ये हमारे पास आ जाएगा 3000 जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है इन रनिंग द मोटर फॉर 5 मिनट्स इफ इट हैज द पावर ऑफ 10 वाट। दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, all particles of a rigid body rotating about a fixed axis may not have the same। बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा कि ये मेरे पास बच्चे, ये मेरे पास थोड़ा सा मैं इस तरह ये ले लेता हूँ, ये मेरे पास सर्कल आ गया। यहाँ से देखिए कि थीटा एंगल, अब तमाम पार्टिकल्स के लिए चाहे वो यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर, मैं तो P1 P2 और P3 का नाम देता हूँ। इन तमाम पार्टिकल्स की जो लाइन ज्वाइन कर रही है, तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्योंकि तीनों क्वांटिटीज लिंक अप है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा कि V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट P1 की स्पीड जो है वो कम होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, P2 का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स, वो रेडियस जो है फ्रॉम द सेंटर वो डिफरेंट है, जिसकी बिना पर उनकी स्पीड डिफरेंट होगी, लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो सकती है, एक्सिस रोटेशन सेम हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ये भी सेम होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो बच्चे सेम नहीं होगी बिकॉज पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द डिफरेंट पोजीशंस एट द डिफरेंट आवर्स एट द डिफरेंट पोजीशंस, जिसकी बिना पर इस फार्मूले के तहत जो है वो V जो है वो डिफरेंट होगा, मे नॉट हैव द सेम स्पीड। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन बॉडी इज विरल्ड इन अ, एक पत्थर को बच्चे स्टोन के साथ रस्सी को स्टोन के साथ बांधकर आप इसको विरल करें तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की एग्जांपल बनती है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। व्हेन बॉडी इज विरल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सप्लाइड बाय, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप बकायदा उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको अपनी फिंगर पर आप रियलाइज भी कर सकते हैं, तो जिसके साथ आप उसको विरल कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज द बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट बच्चे। टॉर्क होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, राइट। टॉर्क जो कि हमें हासिल हो रहा है ड्यू टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F, ये बात आप जानते हैं कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एंड परपेंडिकुलर टू F, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एंड F। अब गौर से देखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से देख लेते हैं बच्चे, एक तो परपेंडिकुलर आ गया ना, दूसरा देख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैंने अभी आपको बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्ट्स थ्रू द रेडियस वेक्टर, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा गौर से देखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू FC, मैं यहाँ पर FC कर देता हूँ, इंटू बच्चे इनके दरमियान एंगल कितना है, इनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क इज डज नॉट प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, दैट विल बी द टॉर्क ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग, मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर किया है, तो दोबारा देखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं कि बच्चे डेल्टा थीटा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, देन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। अगर हम ये जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, इसका मतलब है कि ये भी उसी के लॉन्ग है। हम जानते हैं कि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसका मतलब है कि बच्चे इन तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, एंड अदर वर्ड्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, दैट इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन विल बी द राइट आंसर। इसके बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल हैव द सेम डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और हम कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, a body is revolving with a uniform speed। अब बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा। जब बच्चे ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू 0, जब अल्फा बच्चे 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है, दैट इज द 2 मीटर, उसने न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नाम भी देता, कहता है कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं वो तो डेफिनेटली होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अ मैन होल्डिंग अ बकेट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज वॉकिंग ऑन ए रॉड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल
हमारे पास उसका वो रिंग बना हुआ है, यहाँ से बच्चे उस आदमी ने इसको पकड़ा हुआ है और ये फोर्स F लगा रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस बॉडी का बकेट का वेट जो है W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड कर रहा है। ये बच्चे आदमी ने बकेट को पकड़ा हुआ है और मूव कर रहा है। नाउ दिस बकेट हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। अगर ये फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द मैन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क डन बाय द मैन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल दरमियान 90 है, cos of 90 इक्वल टू 0। साइंटिफिकली वो वर्क नहीं कर रहा, वो थक जरूर जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली ही इज नॉट डूइंग वर्क। यहाँ पर ग्रेविटी बच्चे डाउनवर्ड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी भी कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि इनके दरमियान भी एंगल जो है वो कितना मांगे बच्चे 90 कर रही, पर्सन भी कोई काम नहीं कर रहा। साइंटिफिकली नो वर्क इज डन बाय द पर्सन एंड नो वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड कोई वर्क नहीं हो रहा, दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन बच्चे वो होती है जिसका हमें आउटपुट उतना ही मिले जितना हम इनपुट दें। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट बी, ये अगर हमें आउटपुट कम मिलता है इनपुट से, एक्चुअली बच्चे हमारा काम आसान हो जाता है मशीन के जरिए। मशीन आइडियल मशीन तो वो है जिसका आउटपुट इक्वल टू इनपुट। अगर आप इसकी रेशियो ले लें तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हम अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीन का काम मशीन से हेल्प ले रहे होते हैं, मशीन के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज राइट। तो ये इसका मतलब है रॉन्ग हो जाएगा, जबकि यूजुअली क्या होता है कि आउटपुट इज लेस देन द इनपुट होता है। तो आइडियल मशीन के लिए दोनों इक्वेशंस जो है वैलिड एंड इट मींस हमारा आंसर क्या होगा, चार्ली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो बच्चे आप देखिए कि वर्क हमारे पास यहाँ पर है, दैट मींस द जूल्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम, दैट इज द सेकंड। आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कह लें, वर्क कह लें, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मेरे पास बन जाएगा बच्चे वाट जूल पर सेकंड। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द वर्क या एनर्जी इन अदर वर्ड्स, स्लोप ऑफ द वर्क एंड टाइम गिव्स द पावर, दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड ऑफ ए मैकेनिकल वॉच इज इन रेडियंस पर आवर। बच्चे आप जानते हैं कि ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है। हमने इसकी आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। आप जानते हैं कि हमारी मैकेनिकल वॉच में 12 घंटे में वो एक आवर हैंड जो है वो एक एक कंप्लीट राउंड मुकम्मल करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई ओवर 12 आवर्स। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 2 1 2 6, इसका मतलब है कि पाई बाई 6 रेडियन पर आवर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, a crow fly 40 meter in north and then 30 meter in east, the ratio of its distance to displacement, right बच्चे, ये हमने फाइंड करना है। इस किस्म के क्वेश्चन के लिए आपको यकीनन कॉपी को ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को ड्रॉ कर लें ताकि आसानी से कर लें। 40 मीटर नॉर्थ किया है, इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें तो 40 मीटर जो है बच्चे वो नॉर्थ की तरफ गया है, एंड देन 30 मीटर ईस्ट की तरफ, ये बच्चे आगे मेरे तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि वो 40 मीटर है। यहाँ से हम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड मैं मालूम करना चाहता हूँ, और ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितना उसका एक्चुअल पाथ है जो कि उसने एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स किया, वो कितना है बच्चे 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 मीटर। तो बच्चे उसने एक्चुअल पाथ किया है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को आपको मिल जाएगा बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू 40 का स्क्वायर, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम के मसला फिसागोरस के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस 30 का 1600 प्लस 900 जमा करूंगा बच्चे आ जाएगा 2500। तो मेरे पास आ जाएगा ये 2500 का अंडर रूट, और ये बच्चे किसके बराबर होता है, ये दैट इज द 2500। ये बच्चे आ जाएगा मेरे पास 50 आंसर मेरे पास आ जाएगा। 50 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, राइट बच्चे। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, इसका मतलब है कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया 50 मीटर, और वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो मेरे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा बच्चे 1.4, यानी कि 1 और 2 बचेगा 1.4 मेरे पास रेशियो आ जाएगी। यहाँ पर आपको याद होगा हमारा पहला क्वेश्चन था एवरेज वेलोसिटी ओवर एवरेज स्पीड, वहाँ पर इसे उलट बात की गई थी। अगर मैं इसको उलट करूंगा तो जाहिर बात है कि ये बच्चे लेस देन 1 डिस्टेंस को ऊपर रखा गया है, तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट इज मे बी इक्वल टू 1 अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगा तो हमारा आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड ऑफ ए हाइट 4 मीटर। एक बच्चा जो है वो स्लाइड से बच्चे नीचे आ रहा है, ये हाइट है इसकी, ये 4 मीटर से दिया हुआ है, और यहाँ से बच्चा जो है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, राइट। व्हाट इज स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज, जबकि स्लाइड है वो फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब है कि कोई अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चे mgh, और यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी हाफ mv का स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। n से बच्चे m कट जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10 × हाइट कितनी बच्चे, दैट इज द 4, राइट बच्चे। हमारे पास आ जाएगा 80 हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एंड v इज इक्वल टू इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से बच्चे आप इसको 16 टाइम्स 5 कर लें तो ये आ जाएगा 4 × 5 का अंडर रूट। 500 जो है बच्चे वो 2.2 के बराबर होता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, a bullet is dropped from the same height when another bullet is fired horizontally they will hit the ground। बच्चे कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं है, लॉजिकल बेस है। देखिए आपके पास एक बुलेट है जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है विद सम वेलोसिटी vx के साथ, राइट बच्चे। और यहाँ पर एक और बुलेट मैं लेता हूँ जिसको मैं डिफरेंट कलर के साथ मेंशन करता हूँ। एक और बुलेट है जिसको इसी पॉइंट से सेम इंस्टेंटेनियसली जिनके सेम टाइम पर इसको वर्टिकली थ्रो किया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी viy इज इक्वल टू 0। जरा गौर करें कि इसका भी viy 0 है बच्चे, इसका भी viy इज इक्वल टू 0, दोनों का viy 0 है। ये जो रेड कलर का बॉल जो है ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है अंडर द ग्रेविटी, और जो ब्लू कलर का बॉल है उसको भी ग्रेविटी के थ्रू इसको फॉल किया गया है। दोनों बॉल जो है वो साइमल्टेनियसली हिट करेंगे एट द सेम टाइम, की हिट करेंगे। दूसरा बॉल जो है ये अलग बात है कि रेड बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ट्रैवर्स करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, इसके पास थी, तो इसलिए इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इक्वली इंक्रीज हो रही है। दोनों बॉल जो है वो अंडर द ग्रेविटी है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, so that will be the delta is the right answer। क्वेश्चन नंबर 56, the decrease in the potential energy of a ball of mass 20 kg which falls through a height of 50 cm। यानी कि बच्चे लॉस
इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। m बच्चे कितना है, दैट इज 20। g कितना है, g हम अपने आसानी के लिए 10 लेते हैं और हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर। इसको बच्चे आप 100 पर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा, मेरे पास जवाब आ जाएगा 100। ये 100 जूल जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस बाय पुटिंग द वैल्यू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 9.8। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एक्चुअल आंसर से, तो दैट विल बी द 98 जूल विल बी द राइट आंसर। मैं बच्चे आपके लिए ये भी कर देता हूं, तो 20 into 9.8 into हाइट कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 100। जब बच्चे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98 जूल। आपके पास आ जाएगा 5 times 2 10, 10 से ये 10 कट जाएगा तो 98 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जहां पर कैलकुलेटर अलाउड ना हो वहां पर जी की वैल्यू हम बच्चे 10 पुट करते हैं अपनी आसानी के लिए, फिर हम आंसर को अप्रोच करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट इज द चार्ली इज द राइट आंसर 98 जूल। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच Students, very warm welcome once again. हमारे पास डिस्कशन है NMD CAT और ये क्वार्टर 1 टेस्ट। Here we go for discussion. Our first question is, once he raised a hand to touch the lowest of the swings that was hung from the ceiling. This is the statement. आप ये देखें, ये जो that है relative pronoun, इससे पहले आपने एग्रीमेंट मिस्टेक में पढ़ा था, इससे पहले जो नाउन आएगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। स्विंग्स प्लूरल डिसाइड नहीं कर सकता, स्विंग्स प्लूरल है तो यहां पर फिर वर आना चाहिए, ठीक है जी, इसमें मिस्टेक है, इट वुड बी वर। रेज्ड टू टच वॉज फ्रॉम द सीलिंग, ये अंडरलाइन ऑप्शन थे और यहां पर हमारे पास चार्ली में वॉज में मिस्टेक थी, वर होना चाहिए। यू गॉट द पॉइंट, चलें जी। सेकंड, नॉट टिल डेज, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, जब भी नेगेटिव वर्ड एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो आपने उसको इन्वर्जन बनाना होता है, उसका ऑर्डर इन्वर्ट करना होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, आप सब्जेक्ट से वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड ही रियलाइज, ये इसको आप चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा डिड ही रियलाइज। अब ये इन्वर्जन होगी, ये सब्जेक्ट आ गया, उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया और सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। That it had been a piece of April foolery. Till days he realized had been April foolery. तो यहाँ पर हमारे पास he realized की मिस्टेक है, it should be did he realize. You got the point? इसे इन्वर्जन कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, the majority of students, बच्चों ये बात याद रखें, जब भी फ्रैक्शन पोर्शन परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन पोर्शन परसेंटेज आ जाए तो आप ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाने के अहल होते हैं। ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इट क्वाइट हार्ड to live on the amount of money they get, यहाँ पर full stop आएगा। The majority finds quite hard the amount of money. Here we go, finds में mistake है, it should be find. Is that clear? 4. We believe, however, that 2000 million years ago, ago एक मार्कर है past form का जिसको past indefinite कहते हैं। ago, this rare event takes place, ठीक है जी, क्योंकि ago के बाद ये verb आ रहा है तो it should be took place, वाक़या होना। however 2000 million बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, और उसके बाद अगो और टेक्स प्लेस, तो here we go, टेक्स प्लेस में मिस्टेक है, इट शुड बी टुक प्लेस, ये बात याद रखें। यू गॉट द पॉइंट। वी वुड रादर, ये भी पॉइंट है, वुड रादर इसको सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं और सेमी मॉडल वर्ब में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। वी वुड रादर डैश देम डाउन टू सम इरूडाइट एंड किंडर्ड सोल, ठीक है जी, तो किंडर्ड का हमारे पास मतलब है शाइस्ता, ठीक है जी, और इसी तरह इरूडाइट एजुकेटेड। यू गॉट द पॉइंट। हैंड, हैंडेड, टू हैंड और हैंडिंग, वी वुड रादर हैंड देम डाउन, here we go, हैंड। 6. You don't remain an athlete all your life and he still hard to get the post dash. देखिए जी, ये जो कॉमा के बाद एंड है ये क्लॉज 1 है, मैं इसको C1 कहूंगा, और एंड के बाद मैं क्लॉज 2 C2 कहूंगा, ठीक है जी। दो क्लॉजेस जब आपस में मिलती हैं, ये वाली C2, तो दो क्लॉजेस जब आपस में मिलती हैं, लेट मी सेलेक्ट पेन फर्स्ट, here we go, दो क्लॉजेस जब आपस में मिलती हैं और ऐसा मार्कर हो फैन बॉयज का तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो सेंटेंस बनाती हैं उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एक बात, ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। अब आगे हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट डैश, बच्चों गेट यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव वर्ब है, एक काम के करने की होने की वजह होता है। गेट के बाद अगर कोई चीज आ जाए, जैसे पोस्ट है, ठीक है जी, थिंग आ जाए, और उसके बाद फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। क्रिएटेड, टू क्रिएटिंग और क्रिएट्स, हियर वी गो, क्रिएटेड। यू गॉट द पॉइंट। अब्दुर्रहमान थर्ड, उर्दू में इसको स्वयं कहेंगे, डैश विद द टाइटल अमीर। कंटेंटेड, कंटेंटेड वन सेल्फ, कंटेंटेड हिमसेल्फ और कंटेंटेड। देखें वर्ब के बाद आगे कोई और पर्सन नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कंटेंटेड ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अब्दुर्रहमान थर्ड, कंटेंटेड व्हाट, ठीक है जी, तो कंटेंटेड हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द टाइटल अमीर। हियर वी गो, चार्ली इज योर राइट आंसर। ही मेड मी, मैंने आपको अभी बताया पॉजिटिव का, तो मेक के बाद अगर पर्सन आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी, जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। ही मेड मी डैश द सम, प्रीपोजिशन का पॉइंट है, स्लिप के लिए ऑन और बुक के लिए इन आएगा। ही मेड मी डैश द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन। यू गॉट द पॉइंट। आप यहां से आपके पास एक हिंट वर्ड है, एंड से के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो उधर भी आएगा, राइट, टू राइट, रिटन और टू राइटिंग। हियर वी गो, राइट। यू गॉट द पॉइंट। ही मस्ट हैव बीन इल देन डैश ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। दो, सो, येट और फोर, दो क्लॉजेज हैं, ध्यान से सेंटेंस को देखना है।
ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो वाकई बीमार रहा था। डैश ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में मर गया। यू गॉट द पॉइंट। तो दो जो है, पहले तो इन तीन को डिस्कस करते हैं। ये कौन से मार्कर हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मार्कर हैं। एक बात याद रखें, अभी मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया, ठीक है जी। रीजन के लिए आप फॉर लगाते हैं, रिजल्ट के लिए ये है, कंट्रास्ट के लिए ये है। जब ये लगाते हैं तो सेंटेंस कंपाउंड होता है। ये भी शार्प कंट्रास्ट के लिए आप यूज करते हैं। जब ये लगाएंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। यू गॉट द पॉइंट। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां पर फॉर आएगा। हियर वी गो, फॉर इज योर राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं जी, फेमीन हैड बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। देखें, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये आपको पता चल गया। अब हैड बीन और हैज बीन क्या फर्क होगा? इसका मतलब है जब से कायनात शुरू हुई है तो हैड बीन वो फेमीन कहत साली आई थी और खत्म होगी, लेकिन अभी तक भी दुनिया में मौजूद है। फेमीन वाज अ प्रॉब्लम, फेमीन इज अ प्रॉब्लम, फेमीन हैज बीन अ प्रॉब्लम। दैट सीम्स टू बी द राइट ऑप्शन। यू गॉट द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। हियर वी गो, डेल्टा राइट ऑप्शन, हैड वाज इसकी मिस्टेक है। 11 हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटनिंग। यूज्ड टू जब भी आएगा वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लेगा। एक बात, अगर यहां पर यूज्ड टू से पहले इज एम आर हो जाए, ठीक है जी, तो फिर आप यहां पर आईएनजी वाला शेड लगाएंगे। टू सेंड हिम टू टिम्बुक्टू, हिज फॉस्टर मदर वाज यूज्ड टू थ्रेटन, गलत है, ठीक है जी। वाज आ गया, बी फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है जी। तो बी फॉर्म जब आ जाए यूज्ड टू थ्रेटनिंग होना चाहिए, यहां पे मिस्टेक। हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटन, गलत है। हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बुक्टू। हियर वी गो, डेल्टा इज योर राइट आंसर। 12 ऑल्दो हिज अपॉलजी। एक तो बात ये याद रखें, ऑल्दो और दो जब भी आ जाएं उनके बाद क्लॉज आनी चाहिए, ठीक है जी, और ये कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं। अब यहां पर नाउन आ गया, नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। तो आप यहां पर प्रेपोजिशन लगाएंगे जो कि आपकी इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। लेट्स सी, वी वर स्टिल एंग्री, उसकी माफी माजरत के बावजूद भी हम उससे नाराज थे। Here we go, despite his apology, that seems to be the right option. Though his apology, despite of his apology. अब मजे की बात सुने, despite और despite of, despite के साथ of नहीं आता, in spite of हो सकता है, despite के साथ of नहीं आना, ये बात याद रखें, बेटा is your right answer. Despite being dash, he never thought for a moment to depend on his friend. Despite जब भी आएगा तो आपने ये कॉमा के बाद जो अगली क्लॉज आपकी शुरू हो रही है ये ऑपोजिट होते हैं। ये आसान मैंने आपको कुलिया बता दिया। देखते हैं जी, डिस्पाइट बीइंग डैश होने के बावजूद ही नेवर थॉट फॉर अ मोमेंट टू डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड, उसने कभी भी अपने दोस्तों पर इन्हिसार मुनासिब करने का सोचा ही नहीं। अब देखते हैं वो खुददार है, ठीक है जी, और वो क्या क्या है देखते हैं। इंडोलेंट, कंसाइंटियस, डेस्टिट्यूट और डिलीजेंट। यहां पर डेस्टिट्यूट का मतलब है गरीब, इन्हिसार करने का नहीं सोचा। अब इनके मीनिंग देखते हैं। इंडोलेंट, एसिजुअस, चौकन्ना, एक्टिव, हार्ड वर्कर। चार्ली इज योर राइट आंसर। नो रिमोर्स, कोई भी पछतावा, विल डैश द किलर बिकॉज हिज क्राइम इज टू हाइनियस, हाइनियस काबिल नफरत। तो क्रिमिनल का कोई भी पछतावा, जो क्रिमिनल माय अपॉलॉजी किलर है, कातिल का ये पछतावा उसके जो जुर्म है उसका मदावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जुर्म है ही इतना काबिल नफरत संगीन है। Here we go, रिजॉल्व, एब्सॉल्व, कंस्ट्रिक्ट और कन्विक्ट। एब्सॉल्व जो है जिसका मतलब है बख्श देना, जान छूट जाना। Here we go, एब्सॉल्व इज योर राइट आंसर। नो रिमोर्स विल रिसॉल्व, रिजॉल्व डिसाइड, और कंस्ट्रिक्ट टाइटन कंस्ट्रेन, और कन्विक्ट का मतलब है क्राइम की जो एक्टिविटी है क्रिमिनल। Here we go, कीप थिंग्स गोइंग अनटिल, अनटिल यहां पर कंजंक्शन आ गई है। एक ये आपकी क्लॉज होगी और एक ये क्लॉज होगी। अनटिल से पहले की क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एडजेक्टिव, नाउन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। वी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंडमदर टुमारो। यू गॉट द पॉइंट। अब टुमारो है, इसका मतलब है कि हम प्लान बना रहे हैं, और जो भी प्लान होता है हमारा वो फ्यूचर में जाता है। यू गॉट द पॉइंट। प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। हियर वी गो, फ्यूचर इंडेफिनेट। उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है। चूज द करेक्ट सिनोनिम। अपॉलिंग, ठीक है जी, अलार्मिंग, शॉकिंग, थ्रेटनिंग, डिटेस्टेबल, काबिल नफरत, हॉस्पिटेबल, अच्छा मेजबान जो होता है, ठीक है जी, ऑस्टेंसिबल, शोवी, शो मारना, ऑस्टेंटेशियस होता है, सेंसिबल आप जानते हैं। Here we go, डिटेस्टेबल इज योर राइट आंसर। एंजाइटीज, बेचैनियां, परेशानियां, और कॉन्सोलेशन, कंसोल से लफ्ज निकला है, तसल्ली, ठीक है जी, कॉन्स्टर्नेशन, बेचैनी, और उसके बाद रूमिनेशन, ख्याल, और इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करना, ठीक है जी, रोशन करना। Here we go, कॉन्स्टर्नेशन। अच्छा जी, कॉन्सोलेशन में कंपनसेशन है, रूमिनेशन में कंसीडर, ख्याल करना, और ब्रिलियंस। ब्रिस्कली, इसका भी सिनोनिम है तेजी से। इंडोलेंटली, इंडोलेंट अभी मैंने पढ़ा था, स्लगिश, सुस्त। बैश होता है बैशफुल, शाय, और जॉन्टिली बड़ी तेजी से, खुशी से, ग्रज रखना, ठीक है जी, केयरफुली, खुशी से। 20 चूज द करेक्ट स्पेलिंग हमने देखना है। क्रीडेंशियल, CREDENTIAL, credential, that seems to be the right option. Credential or credential, or here we go for alpha is your right answer. You got the point. Thank you very much for listening. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्वार्टर एफएलपी 1 की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है लेटर एंड सिंबल सीरीज टॉपिक नंबर 1 से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 201। फाइंड द मिसिंग टर्म। 2 5 6 10 18 15 54 एंड आगे क्वेश्चन मार्क है, आपको एक गिवन सीक्वेंस दिया गया है। एक्चुअली अगर हम इसके अंदर मजीद थोड़ा सा गौर करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस है। लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 से अगर 6 की तरफ जाना है, 5 को अगर आप छोड़ देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18। 18 को देन अगेन आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे टू गेट 54 ओवर हियर। सिमिलरली ये हमारे पास पहला सीक्वेंस हो गया, और सिमिलरली इसी तरीके से 5 से तरफ जाना है तो 5 से 10 की तरफ हम कितना ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं। 10 से 15 की तरफ कितना ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं। और फिर
तो देन अगेन 5 ऐड करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास दूसरा सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर है वो सेकंड सीक्वेंस के अंदर है, और सिमिलरली 15 + 5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस कर देगा, दैट इज 20, और बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, फाइंड द मिसिंग टर्म। देन अगेन हमसे मिसिंग टर्म ही पूछी जा रही है, 256, 64, 16, 4। तो प्रीवियस सीक्वेंस हमने देखा वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, ये अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए कौन से दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एक तो या तो डिवीजन का हो रहा होगा या सबट्रैक्शन का हो रहा होगा। यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि 256 को जब आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64। सिमिलरली 64 को देन अगेन डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16 आएगा, 16 से 4 की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और फिर 4 से आगे की तरफ जाना है तो जो प्रीसीडिंग प्रीवियस टर्म है 4 उसको देन अगेन 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरीबॉडी नोस कि हमारे पास राइट आंसर अल्फा 1 हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 203, फाइंड द मिसिंग टर्म। देन अगेन मिसिंग टर्म पूछी जा रही है, बट इसके अंदर इंटरेस्टिंगली एक बात ये हो रही है कि जो क्वेश्चन मार्क है ये फर्स्ट टर्म के ऊपर ही आ गया है। तो यूजुअली हम अपने सीक्वेंस के अंदर जो भी पैटर्न अप्लाई करते हैं वो हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच हमारी होती है। तो यूजुअली जब इस तरह अगर हो रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क अगर पहले टर्म पे ही आ जाए या दूसरी टर्म पे आ जाए तो हम अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे। वो अप्रोच क्या हो जाएगी कि हम राइट से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड लेफ्ट तक सीक्वेंस देखेंगे। तो 1425 से अगर 1100 हो रहा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सीक्वेंस। तो देन अगेन या तो सबट्रैक्ट हो सकता है कुछ ना कुछ नंबर, या फिर आपके पास डिवाइड हो सकता है। लाइकवाइज प्रीवियस केस के अंदर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सबट्रैक्ट हो रहा है। सबट्रैक्ट कितना नंबर सबट्रैक्ट हुआ, 1425 से 1100 जाते वक्त हमारे पास 325 ये एक नंबर था। 1425 में से जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1100। इन द सेम वे अब क्या नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है 1100 से 825 जाते हुए -275। देन अगेन 825 से 600 जाना है तो माइनस कितना हुआ -225। 600 से 425 जाना है तो अब हमारे पास -175 सबट्रैक्ट हो रहा होगा। अब अगर आप गौर करें तो ये एक जो पैटर्न बन रहा है उसके अंदर भी एक पैटर्न है कि -325 से -275 हुआ, तो मजीद 50 मजीद क्या हो रहा है, कम करके सबट्रैक्ट हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी कम करके सबट्रैक्ट हुआ 275 से 225 से भी मजीद 50 लेस करके सबट्रैक्ट हुआ तो -175 आया, और फिर यहाँ से अगर हम 425 से आगे जाना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क को अप्रोच करना चाहते हैं तो -125 करेंगे। तो -125 425 में करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर एज बीटा 300। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 204, फाइंड द मिसिंग टर्म। 1 1 5 49 11 169 19 और आगे क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने अपने एंड के ऊपर कुछ जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक या 15 तक उनके परफेक्ट स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली 1 से लेकर 10 तक या 15 तक आपको उनके क्यूब्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी सीक्वेंस के अंदर इसी तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। लाइकवाइज 49 को अगर आप गौर करें तो ये 7 का स्क्वायर है, 169 को देखें तो ये 13 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 को अगर कंसीडर करता हूं तो ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 से 49 यानी 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर और फिर 13 स्क्वायर, और फिर इससे आगे की तरफ अगर जाएंगे तो आपके पास एक आंसर बन सकता है 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यानी 6 छोड़ के फिर 7 का स्क्वायर आया, फिर 6 छोड़े और फिर 13 का स्क्वायर आएगा, और फिर उसके बाद 6 के अंदर मजीद आगे और ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 19 का स्क्वायर होना चाहिए। सिमिलरली ये हमारा क्या था, सेकंड सीक्वेंस था। तो फर्स्ट सीक्वेंस को भी हमने नेगलेक्ट नहीं करना होता, उसके अंदर भी देखना होता है क्या पैटर्न चल रहा है। तो 1 से 5, 5 से 11, तो 1 से 5 की तरफ जाएंगे तो +4 हुआ, 5 से 11 की तरफ +6 हुआ, 11 से 19 की तरफ +8 हुआ। तो जो सीक्वेंस नंबर 1 था उसके अंदर आप गौर करें तो +4 +6 +8, और फिर अगर इससे आगे और क्वेश्चन मार्क पूछता तो वो +10 होकर आपके पास आंसर आ जाता। तो सीक्वेंस नंबर 1 के अंदर इवन नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि कहां से 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 6 8 और +10 इस तरह होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेकंड के अंदर स्क्वायर्स का सहारा लिया जा रहा है। तो 1 का स्क्वायर और फिर आगे 7 का स्क्वायर और फिर आगे 13 का स्क्वायर और फिर 6 इसमें मजीद ऐड करूंगा तो 19 का स्क्वायर बनता है। तो 19 का स्क्वायर आप अपने एंड पे याद रख लें कि वो क्या होता है 361 होता है। आप 19 × 19 करके मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 205, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको देखेंगे पेयर्स के अंदर एक नंबर दिए गए हैं, तो पहले पेयर के अंदर 2 नंबर हैं, फिर अगले पेयर के अंदर 2 नंबर और फिर नेक्स्ट पेयर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, और फिर इसी का ही 2 रेज़ टू पावर 4 करते हैं तो ये 16 होगा। 3 रेज़ टू पावर 1 3 ही होता है जो कि ये पड़ा हुआ है, और इसी को 3 रेज़ टू पावर 4 कर दें तो वो 81 हो जाएगा। इन दिस वे यहाँ पे अगर हम 1 को देखें तो 1 रेज़ टू पावर 1 1 ही होता है, और फिर यहाँ पे अगर 1 रेज़ टू पावर 4 कर दें तो वो भी 1 ही होगा। तो जो पहला नंबर है उसकी पावर 1 ही है, और जो दूसरा नंबर है वो जो पहला नंबर था उसकी रेज़ टू पावर 4 हो रही है। तो 1 1 4 और 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 1, और ये जो नंबर है कैसे आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 4 का क्या आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 4 81 ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पेयर आ जाएगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए क्योंकि 1 2 3 4 आ गया, और इसी की पावर 4 होनी चाहिए। तो 4 रेज़ टू पावर 4 ये आपके पास राइट आंसर होगा। 4 रेज़ टू पावर 4 आपके पास क्या होता है 256 होता है। तो राइट आंसर 4D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206, फाइंड द मिसिंग टर्म। देन अगेन मिसिंग टर्म ही पूछी जा रही है। तो 40 से 24 24 से 16 12 10 9 एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो 14 से 24 जाते हुए कितना सबट्रैक्ट करूंगा 16 सबट्रैक्ट करूंगा। 24 से 16 अगर मैंने जाना है तो कितना सबट्रैक्ट हुआ -8। 16 से 12 -4 हुआ, 12 से 10 -2 हुआ, और 10 से 9 -1 हुआ। अगर आप इस पैटर्न के अंदर ये एक और सीक्वेंस देखें तो ये क्या हो रहा है कि -16 का हाफ हो रहा है बेसिकली डिवाइडेड बाय 2। तो 8 -8 का हाफ हो रहा है और वो नंबर पे सबट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज -4। सिमिलरली इसका हाफ तो -2, इसका हाफ तो -1। तो देन अगेन जो आगे टर्म आएगी वो बेसिकली -1 का हाफ होगी। तो -1 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज -0.5। तो 9 -0.5 इस क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस कर देगा 8.5। आई होप ये सीक्वेंस क्लियर होगा। अल्फा में आंसर मौजूद है, 8.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, फाइंड द मिसिंग टर्म। 1427। जब 1427 ये बड़े फेमिलियर नंबर्स हैं जो कि आप इनको स्क्वायर्स के साथ और क्यूब्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज 4 2 स्क्वायर है, और जब कभी भी आपके पास स्क्वायर्स और क्यूब्स के साथ रिलेट करना हो नंबर्स को तो हम उनको इंडिविजुअली देखते हैं। तो 2 स्क्वायर एंड दिस इज 3 क्यूब एक्चुअली। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर पैटर्न अप्लाई करना चाहूं तो ये 1 रेज़ टू पावर 1 है। तो 1 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 1। फिर नेक्स्ट जो नंबर होगा यानी नेचुरल नंबर्स की जो पावर्स चल रही है, नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है, और उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स क्या चल रही है वो वही नेचुरल नंबर्स ही चल रहे हैं। यानी 1 था पहला नेचुरल नंबर उसकी पावर 1 थी, 2 दूसरा नेचुरल नंबर था उसकी पावर भी क्या थी 2 ही थी, 3 तीसरा नेचुरल नंबर उसकी पावर 3 थी, और 4 फोर्थ नेचुरल नंबर होगा और उसकी पावर भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी एज पर द पैटर्न। तो 4 रेज़ टू पावर 4 अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने देखा कि वो क्या होता है 256 होता है। क्वेश्चन नंबर 208, नाउ फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म बतानी है हमने, ठीक है। तो 28 84 112 196 308 504 872। अब हमें पता है कि रॉन्ग टर्म के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हमने उसी सीक्वेंस के अंदर एक ऐसी टर्म बतानी होती है जो कि पैटर्न को डिसोबे कर रही होती है, उसको फॉलो नहीं कर रही होती। तो हमने एक अदद इस तरह का भी पैटर्न पढ़ा है कि जब कोई भी पैटर्न नहीं फिगर आउट हो रहा होता कि फर्स्ट टर्म से लेकर सेकंड टर्म तक, फिर सेकंड से थर्ड तक नहीं फिगर आउट होता तो फिर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ही ग्रैब कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को जब हमने ग्रैब किया और उसके ऊपर एडिशन का ऑपरेटर लगाया तो फिर हमारे पास क्या बन रही थी थर्ड टर्म बन रही थी। तो इस तरह का सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एडिशन का लग रहा है ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल ये सबट्रैक्ट भी हो सकते थे और फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म पे अप्रोच किया जाता, या फर्स्ट 2 टर्म्स डिवाइड होती है, फर्स्ट 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म तक जाया जा रहा होता। तो इसी तरीके से सेकंड और थर्ड को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 196। आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। देन अगेन
112 और 196 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 308। 196 और 308 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 504 आएगा, और 504 प्लस 308 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास 812 बनता है। व्हेन यू ऐड 308 प्लस 504 तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 812, जबकि यहाँ पे आंसर 812 नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है 872 आ रहा है। तो यही क्या होगी, रॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो ये जो रॉन्ग टर्म होगी यही इन्हीं के ही सीक्वेंस के जो टर्म्स के जो नंबर्स होंगे वही नीचे ऑप्शंस में दिए गए होंगे। तो 872 हमने लोकेट किया क्योंकि वो पैटर्न को ओबे नहीं कर रही थी, जो कि फर्स्ट टू टर्म्स को हमने ग्रैब किया, उसके ऊपर ऑपरेटर एडिशन का लगाया, टू गेट द थर्ड टर्म एंड सो फार एंड सो ऑन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन दिस वे डेल्टा 872 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 आप लोग एक पूरा सीक्वेंस देख रहे हैं जिसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं और कुछ सिंबल्स भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट में उसने पूछा है ना वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर प्रीवियस जो उसने स्टेटमेंट दी होती है उसको साथ में अटैच करते हैं। तो उसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द लेफ्ट ऑफ द, अब देखें 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, पहले इसको देखेंगे। तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, दिस इज द लेफ्ट एंड एंड दैट इज द राइट एंड। तो 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15th हो गया कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब ये हमने लोकेट कर लिया है, अब प्रीवियस उसके साथ दोबारा अटैच करेंगे 7th टू द लेफ्ट ऑफ द, तो 7th, अब इसका लेफ्ट कहां पे है, इस तरफ है इस नंबर का, और इसका लेफ्ट कहां पे है, वो अपनी राइट साइड पे है। तो वो यही पूछ रहा था कि 7 टू द लेफ्ट बताएं। तो 7 टू द लेफ्ट किसके, 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमने लोकेट कर लिया, अब इसके 7th पे जाना है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7th टू द लेफ्ट एंड इटसेल्फ क्या होगा, वो 7th ही होगा। 7 टू लेफ्ट ऑफ एक्चुअली 2 का ही था, तो हमने नंबर को लोकेट कर लिया है, दैट इज 7 एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डेल्टा, तो वो इस लिहाज से राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 फाइंड द मिसिंग टर्म। 16d7 अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, तो 16d7 ये आपके पास सीक्वेंस है, तो हम पहले 16 को देख लेते हैं। 16 से 18 की तरफ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 18 से 21 की तरफ +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा, +5 होगा। तो 25 + 5 वो 30 हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 30 आपके पास 3 ऑप्शंस में है, इसको तो डिलीट कर देंगे हम। फिर जो दूसरा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है व्हिच इज एट द राइट मोस्ट साइड, तो उसको देख लेंगे। 7 से 10 की तरफ कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ टू गेट 14, फिर 14 में कितना 5 ऐड करूंगा, और फिर 19 में आगे कितना ऐड करूंगा, दैट हैज टू बी 6 ओवर हियर। तो यहाँ पे बीच में एक अल्फाबेट की जगह आएगी, और जब 19 में 6 ऐड होगा तो यहाँ पे 30 25 बन जाएगा। तो 30 25 एक ही ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो वही आपके पास राइट आंसर होगा। टाइम इसका बचाया भी जा सकता है, लेकिन हम फिर भी इस अल्फाबेट को भी वर्कआउट कर लेते हैं कि डी से जी की तरफ, जी से के की तरफ, के से पी की तरफ, और फिर आगे जाना है। डी की प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स 4 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11, पी की 16। तो 4 से 7 की तरफ +3 हुआ, 7 से 11 की तरफ +4 हुआ, 11 से 16 की तरफ +5 हुआ है। तो आगे +3 +4 +5 के सीक्वेंस के तहत आगे +6 होना चाहिए। तो 16 + 6 दैट इज 22, और 22 पे क्या पड़ा होता है, वी विक्ट्री से आपको याद करवाया गया है। तो 22 आ गया, तो 30 V 25 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और हमने भी वही फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।